हाँ जी भाई। चलिए एक बार फिर से सभी को नमस्कार। बीच में और लाइट ने व्यवधान कर दिया था। हाँ हाँ जी। चलिए साहब, लाइट वाइट चली गई थी रे बीच में, तो इस वजह से अपन कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। चलिए तो एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए, मेरी आवाज़ आ रही है आपको प्रॉपर? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को प्रॉपर? बताइए फटाफट से कमेंट करके। हाँ जी, यस यस। आवाज़ आ रही है आप लोगों को प्रॉपर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए भैया। हाँ जी। डन, तो करें स्टार्ट अपन आगे की बात। हाँ जी भाई। चलिए तो एक बार मैं भी देख लेता हूँ क्लास प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है भाई। हाँ जी। चलिए तो भाई शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पर। ऑल इज ओके। हाँ तो चलिए तो इधर देखिएगा, अब आप लोग सभी का ध्यान इधर, एक एक चीज पर ध्यान होना चाहिए भाई सभी का। तो देखिएगा आप लोग, है ना? हाँ जी। चलिए भाई, तो अपन बात करते हैं इसके आगे की तरफ अपने। अब अपने पास क्या क्या बातें आती है, वो किशनगढ़ शैली अपन पढ़ रहे थे। और किशनगढ़ शैली के अंदर अपन ने देखा था कि भाई एक चित्र मैंने आपको बता दिया था, बनी ठनी, है ना? बनी ठनी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। दूसरा चित्र मैं बता रहा था आपको कि दूसरे चित्र का नाम क्या हो जाएगा आपके। दूसरे चित्र का नाम चांदनी रात की संगोष्ठी। और जैसे ही मैंने बोला चांदनी रात, आपकी चली गई थी लाइट, लाइट चली गई। ध्यान रखना। तो रात तो वो नहीं भाई, चांदनी रात तो बोलते ही फिर बोले लाइट की क्या ही जरूरत है। तो ध्यान रखना, तो चांदनी रात की संगोष्ठी क्या याद रखना पड़ेगा अपने को? तो यहाँ पर अपने को चांदनी रात की संगोष्ठी यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। और ये जो चांदनी रात की संगोष्ठी है, इस चांदनी रात की संगोष्ठी के जो चित्रकार है ना, उनका नाम क्या हो जाएगा? अमरचंद। जो मुझे आपको बताना था कि उनके चित्रकार का नाम हो जाएगा आपके अमरचंद। चलिए साहब, तो ये तो अपन ने चित्रों के बारे में पढ़ लिया। और यही अपन ने किशनगढ़ शैली का क्या पढ़ लिया था? इतिहास पढ़ लिया था, है ना? अब इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। तो देखो आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। इसके बाद में अपन बात करेंगे तो यहाँ पर अपने पास में कौन कौन सी बातें निकल करके आएंगी वो भी आप लोग देखिएगा। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि जो किशनगढ़ शैली अपन पढ़ रहे हैं ना, इस किशनगढ़ शैली के अंदर प्रमुख चित्रकार कौन है भैया? ये जो किशनगढ़ शैली है ना, इसके अंदर अपने प्रमुख चित्रकार कौन है, तो वो भी अपने को पता होना चाहिए भाई। जो अपने किशनगढ़ शैली है, इसके अंदर चित्रकार कौन है? ठीक है, हाँ, अंधेरी रात है ना आज, इसलिए हो गया ऐसा। हाँ ठीक है। वो कहते भी तो है रे, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दूं, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, ओ मैं तुम्हारी कसम तोड़ दूं। ठीक है ना? हाँ, फिर कभी सुनाऊंगा पूरा। चलिए साहब, तो देखो आप लोग यहाँ पर प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार के बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो आपके क्या आ जाएगा इसके अंदर, एक ट्रिक से याद कर लेना। ठीक है ना? और वो ट्रिक आपकी क्या हो जाएगी? सुना लाडली सी शराब। सुना लाडली सी शराब। तो थोड़ा सा ट्रिक याद कर लेना आप लोग कि सुना लाडली सी शराब, क्या गजब की बात है बताओ। सुना लाडली सी शराब है। तो देखो आप लोग, सुना, सू से क्या बनेगा भैया? सूरध्वज। सू से क्या बन जाएगा आपके? तो सू से आपके बन जाएगा सूरध्वज। तो ये ध्यान रखना आप लोग। ना, ना से बनेगा नानक राम। ना से बनेगा आपके नानक राम, तो ये भी ध्यान रखना। ना से नानक राम आ जाएगा। लाडली से लिख देना लाडली दास। लाडली से आप लोग लिख देना लाडली दास। आई बात समझ में? फिर देखो आप लोग यहाँ पर सी, सी से सीताराम। सी से सीताराम, ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है ना? स से बनेगा सवाई राम। स से आपके सवाई राम आ जाएगा। ठीक है। रा से आपके बन जाएगा यहाँ पर रामनाथ। ध्यान रखना। और ब से बनेगा बदन सिंह। ब से क्या बन जाएगा आपके? बदन सिंह। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि सुना लाडली सी शराब, तो सुना लाडली सी शराब, तो ये आपके यहाँ पर आ जाएगा भैया। ठीक है ना? अब देखो आप लोग, तो ये तो प्रमुख चित्रकार हो गए।
प्रमुख चित्रकार के बाद में आखिरी बात करता हूं किशनगढ़ शैली की। तो किशनगढ़ शैली में अपने पास में क्या आ जाएगी भैया, प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं, अगर किशनगढ़ शैली में बात करूं तो आखिरी बात अपने पास में आ जाती है प्रमुख विशेषताएं। तो सुनो प्रमुख विशेषताएं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जहां से खत्म किया था वहीं से शुरू किया है मैंने फिर वापस से। तो प्रमुख विशेषताओं में देखो आप लोग नंबर 1, भैया नंबर 1 तो आप लोग ध्यान रखना, रंग। अरे रंग आपके क्या आ जाएगा, सफेद और गुलाबी रंग। हाँ, सफेद और गुलाबी रंग आ जाएगा। रंग में तो आपके सफेद और गुलाबी, ये ध्यान रखना आप लोग, पहली बात। दूसरे नंबर पर बात करता हूं तो बनी ठनी का चित्र बना। तो आप लोग एक चीज जरूर याद रखना, तो इसके अंदर आपको किसका चित्रण ज्यादा मिलेगा, नारी सौंदर्य। ठीक है ना, नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण। तो ये भी याद रखना आप लोग कि नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण आपको कौन सी शैली में देखने को मिलेगा भैया, तो नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण आपको और यहाँ पर देखने को मिलेगा। समझ में आ गई बात यहाँ पर। चलिए साहब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 3 पर अगर अपन बात करते हैं तो आपने जो नारी का चित्रण किया है, उस नारी की नाक में, जो महिला है उस महिला की नाक में एक आभूषण इसके अंदर पहने हुए दिखाया है। जैसे बनी ठनी का चित्र है, उसकी नाक में बेसरी आभूषण, ध्यान रखना, नारी की नाक में बेसरी आभूषण एवं हाथ में, तो हाथ में दे दिया आपके कमल का फूल, हाथ में कमल का फूल। आई बात समझ में। तो ये देख लो आप लोग, हाथ में कमल का फूल। तो ये तो भैया आपके किशनगढ़ शैली के अंदर ही बात करते हैं। किशनगढ़ शैली में आपके कमल का फूल मिल रहा है, बताओ और तो क्या ही चाहिए आपको, है ना। जो अपने किशनगढ़ शैली है उसी के अंदर अपने को कमल का फूल मिल रहा है, और तो क्या ही चाहिए। राजस्थान वालों ने भी कमल के फूल को थाम लिया, एमपी वालों ने भी थाम लिया, छत्तीसगढ़ वालों ने भी थाम लिया। ये सब आपके किशनगढ़ शैली से प्रेरित हैं ये लोग, है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। तो नंबर 4 पर बात करते हैं। तो नंबर 4 पर ध्यान रखना आप लोग, कांगड़ा शैली का प्रभाव। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक शैली चलती है कांगड़ा, तो ये ध्यान रखना ये आपके कांगड़ा शैली से प्रभावित है। ये जो किशनगढ़ शैली है ये आपके कौन सी शैली से प्रभावित है भैया, तो ये जो आपकी किशनगढ़ शैली है ना, ये कांगड़ा शैली से प्रभावित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। फिर इसके अंदर देखो आप लोग, चित्रकला है, सावंत सिंह जी प्रेम करते हैं और भक्ति तो है ही है, वल्लभ संप्रदाय वाले हैं। तो ये ध्यान रखना, कला प्रेम एवं भक्ति का समन्वय, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कला प्रेम एवं भक्ति का समन्वय, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। समझ में आई बात यहाँ पर। तो ये चीज भी आप लोग याद रख लेना। तो ये विशेषताएं भी अपने को पता होनी चाहिए कि भाई अपने किशनगढ़ शैली के अंदर और कौन कौन सी बातें आती है। ठीक है ना, हाँ जी। चलिए भाई फटाफट से बता दीजिए, क्लियर ये वाली बात, किसी कोई दिक्कत। हाँ जी, कोई दिक्कत इसके अंदर। बाकी तो फिर छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, इसमें भी अगर वृक्ष पूछे ना तो केले का वृक्ष, क्या लिखा है आपने, हाँ जी। तो ये ध्यान रखना, इसमें भी आपसे पूछे तो एक तो केले का वृक्ष लिखना, तो इसमें भी आपके केले का वृक्ष आ जाएगा एक। ऐसे ही देखो आप लोग, सिंदूरी सूर्य, ये भी थोड़ा याद रखना भाई, अपने सुबह और शाम का जो सूरज होता है ना, सिंदूरी सूर्य, उसका चित्रण आपको यहाँ पर मिलेगा। केले के वृक्ष का चित्रण, सिंदूरी सूर्य का चित्रण। तो ये आपके किशनगढ़ शैली के अंदर प्रमुख विशेषताएं अपने को देखने को मिलती है भैया। ये चीजें आप लोग याद रख लेना, अपना काम हो जाएगा भैया। समझ गए मेरी बात को। बाकी तो वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है, वैष्णव संप्रदाय भी बोल सकते हैं उसको अपन। क्लियर कीजिए, आगे की बात करता हूँ, फिर फटाफट से क्लियर कीजिएगा, इसके बाद आगे की बात करूंगा। अब देखो, ये 3 अपने पास में बड़ी शैलियां तो कंप्लीट हो गई हैं। अब 3 बड़ी शैलियों के बाद में अपने पास में जो आती है, उसके अंदर एक आपके आ जाएगी जैसे अजमेर शैली। ठीक है ना, कौन सी शैली आ जाएगी भैया, तो एक आपके पास में अजमेर शैली आ जाएगी। एक तो ये ध्यान रखना, अजमेर के बाद में जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके नागौर शैली आ जाएगी। ये भी ध्यान रखना आप लोग, अजमेर शैली के बाद में नागौर शैली आ जाएगी। और नागौर के बाद में जो तीसरे नंबर पर बात करूंगा वो आपकी जैसलमेर शैली आ जाएगी। ये 3 शैलियां अपने और बच रही है, इनको फटाफट से क्लियर करके मारवाड़ शैली को अपन समाप्त कर देते हैं भैया, है ना। सभी का ध्यान इधर अच्छे से, ठीक है ना। ये 3 शैलियां और बता करके मारवाड़ शैली को क्या कर देता हूं भाई, समाप्त कर देता हूं। चलिए तो देखो आप लोग,
सबसे पहले यहाँ पर अजमेर शैली के अंदर ही अपन बात करेंगे कि ये जो अजमेर शैली है ना, इसके अंदर अपने पास क्या क्या विशेष बातें आती है भैया। सभी का ध्यान इधर भाई, अजमेर शैली, ये ध्यान रखना। हाँ जी, चलिए तो इधर देखिएगा आप लोग। ऐसा कहते हैं कि ये ठिकाना शैली के रूप में आपकी विकसित हुई है और राजपूती संस्कृति का, पहली बात तो ये ध्यान रखना, यह एक प्रकार के क्या अंदर क्या हो जाएगी आपके, ठिकाना शैली के रूप में विकसित हुई। अजमेर शैली की जरूरी बात तो ये ध्यान रखना, ये आपके ठिकाना शैली के रूप में विकसित हुई। कोई बड़ी बात नहीं है वैसे अजमेर में, मैं तो कहता हूँ शायद अजमेर का प्रश्न ही नहीं बनेगा, ठिकाना शैली के रूप में ये विकसित हुई। दूसरी बात ये ध्यान रखना, इसके अंदर भी आपके किसका चित्रण किया जाएगा, एक तो दरबारी दृश्य, दरबारी दृश्यों एवं सामंती ठाट बाट। अरे ठिकाने में सामंती होते हैं ना, उनका ठाट बाट, ये जरूर याद रखना। दरबारी दृश्यों एवं सामंती ठाट बाट का चित्रण यहां पर किया जाएगा, ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। तीसरी बात अच्छे से याद रखना, ठीक है ना, इसमें आपके 3 धर्मों की विशेषता मिलती है, हिंदू, मुस्लिम प्लस ईसाई। हिंदू मुस्लिम प्लस ईसाई धर्म का क्या मिलेगा आपको, समन्वय। विशेषता तो आपकी यही है भैया, और कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो ठिकाना शैली के रूप में डेवलप हुई है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, दरबारी दृश्यों सामंती ठाट बाट का चित्रण देखने को मिलेगा। हिंदू मुस्लिम एवं ईसाई धर्म का समन्वय देखने को मिलेगा। नहीं पूछता रहे इतना, अगर मैं कहूं कि फिर पूछता क्या है, बोले सर तो यहां पर से पूछता है चित्रकार, अजमेर शैली के अंदर जो आपके चित्रकार है ना वो पूछेगा। और चित्रकार में देखो आप लोग, एक नाम तो याद रखना, साहिबा, ठीक है ना, साहिबा। आई बात समझ में, मिलेंगे तुमको तो बता देंगे कि कितना प्यार है सनम, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ध्यान रखना। तो साहिबा और उसना आपके महिला चित्रकार है। इसके अलावा देखो आप लोग, एक नाम आता है जूनिया का चांद। बोले सर ये कैसा नाम हो गया जूनिया का चांद, भाई जूनिया ठिकाने का नाम है, चित्रकार का नाम चांदी है। जूनिया किसका नाम है, आपके ठिकाने का नाम है, और वैसे आपके क्या हो जाएगा, चांद, तो ये ध्यान रखना। सांवर का तैयब, ये भी चित्रकार का नाम है। सांवर ठिकाने का नाम है, चित्रकार का नाम है तैयब, ध्यान रखना। ऐसे ही देखो आप लोग, नांद का राम सिंह भाटी, नांद का एक चित्रकार जिसका नाम क्या है, राम सिंह। ये देखो सबके आगे ठिकाने का नाम लग रहा है, तभी तो ये ठिकाना शैली के रूप में विकसित हुई है भैया। ऐसे ही देखो मसूदा का माधो सिंह, मसूदा का माधो सिंह। आप लोग भले ही ये 3 नाम याद रख लेना, बस मेरे लिए तो बहुत है। ये जूनिया का चांद, सांवर का तैयब और महिला, बस ऐसे ही ध्यान रखना। आपके एक नाम आता है रे, वो मैं भूल रहा हूँ क्या नाम है उसके अंदर, मसूदा का माधो सिंह, और एक खरवा, खरवा का आपके क्या आ जाएगा, खरवा का नारायण एवं लाल जी। खरवा के एक तो नारायण जी हैं और एवं लाल जी, नारायण एवं लाल जी, ध्यान रखना। और एक और बता देता हूं, अजमेर का अल्लाह बख्श। और कहीं ना कहीं मैंने आपको लोक देवता में बताया था कि ये जो आपके जूनिया का चांद है ना, इसने आपके पाबूजी महाराज का चित्र बनाया था, ध्यान रखना, पाबूजी का चित्रण किया था इसने। आई बात समझ में। कपिल सर की क्लास कब होगी एपी के लिए, भाई आज तो मुझे आइडिया नहीं है कि कब होगी, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ टाइम टेबल में, अगर मुझे कुछ नजर आता है तो, ठीक है ना। आज तो नजर तो आ नहीं रही, लाइव क्लास में तो नहीं है भैया, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो देखिएगा आप लोग, तो ये चीज खरवा का नारायण एवं लाल जी हो जाएगा, काम खत्म। अब आ जाओ अपने नागौर शैली। नागौर शैली भी ध्यान रखना आपके, इसके बारे में भी कहा जाता है कि इसका भी विकास कैसे हुआ है, आपके सामंती शैली के रूप में विकास। ये भी आपके सामंती शैली के रूप में इसका विकास हुआ। सबसे पहली बात तो सामंती शैली के रूप में इसका विकास हुआ, ये ध्यान रखना। आई बात समझ में। और इसके अंदर आपके जो भित्ति चित्र है ना, दीवार पर चित्र बने हुए हैं, उन भित्ति चित्रों पर किसका प्रभाव मिलता है, भित्ति चित्रों पर मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई देता है। जो यहाँ पर भित्ति चित्र बने हैं उसके अंदर
भित्ति चित्रों पर मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तभी तो इसको अपन ने किस में शामिल किया है, अपन ने इसको मारवाड़ के अंदर शामिल किया है। ये ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। लेकिन ये दोनों ही प्रश्न इंपोर्टेंट नहीं है। अगर प्रश्न इंपोर्टेंट है तो वो देखो आप लोग, विशेषताएं जरूर एक एक बात याद रखना। नंबर 1 पहली विशेषता तो ये है कि यहां पर जो रंग काम में लिए हैं ना, वो आपके रंग जरूर याद रखना, बुझे हुए ऑब्लिक फीके रंगों का प्रयोग, डल कलर होते हैं ना, उनका प्रयोग किया है। ये पेपर में आती है भैया, बुझे हुए एवं फीके रंगों का प्रयोग कौन सी शैली में हुआ है, नागौर में। दूसरा ध्यान रखना, पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण, पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण ये भी यहां पर देखने को मिलेगा। पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण ये भी आपके कौन सी शैली की विशेषता है, तो पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण भी आपके और नागौर शैली की विशेषता है। ट्रांसपेरेंट जो कॉस्ट्यूम्स है, कहने का मतलब जैसे आपने सूट पहन लिया, सूट के ऊपर वो जालीदार नेट कलर की जैकेट, वो नेट वाली जैकेट नहीं पहन लेते, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। कभी कभार आप देखना नेट वाली जो साड़ी होती है वो उसकी बात कर रहा है, पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण। और इसको बोलता है पर्सियन ब्राउन, वो सॉरी ब्राउन कह रहे, पर्सियन गाउन, पर्सियन गाउन के नाम से इसको जाना जाता है। नंबर 3 यहीं पर आपको मिलेगा वृद्धावस्था का चित्रण। जितनी भी शैलियां उनमें केवल और केवल यही है जिसमें वृद्धावस्था का चित्रण मिलेगा, ध्यान रखना, वृद्धावस्था का चित्रण। और नंबर 4 एक आपको मिलेगा यहां पर, एक ठाकुर साहब है इंद्र सिंह, तो ठाकुर इंद्र सिंह का चित्रण मिलेगा यहां पर, ठाकुर इंद्र सिंह का चित्रण ये भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जरूर याद रखना, ठाकुर इंद्र सिंह का चित्रण। ठीक है, एक और बता देता हूं, सबसे जोरदार देखो आप लोग क्या चित्र मिला है, मतलब हाँ, वृक्ष की छांव में, वृक्ष की छांव में बैठ करके संगीत सुनती, क्या गजब बात है, म्यूजिक चल रहा है, ठीक है ना, संगीत सुनती एवं हुक्का पीती नायिका का चित्रण, क्या गजब की बात है, माहौल बनाती पूरा। मतलब वृक्ष की छांव में संगीत सुनती एवं हुक्का पीती नायिका का चित्रण, ये भी जोरदार बना दिया है ना, कि पेड़ के नीचे बैठी है, पेड़ के नीचे बैठ करके क्या कर रही है, हुक्का पी रही है, जोरदार है, हुक्का चल रहा है इधर और उधर गाना चल रहा है। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, ध्यान रखना। तो ऐसे वो गाने सुन रही है आराम से बैठ करके, ठीक है ना। चलिए साहब, फिर इसके बाद में जैसलमेर शैली, इधर देखना, जैसलमेर शैली के अंदर अगर बात करता हूं तो आपको यह बताना है कि इसका विकास किन किन राजाओं के काल में हुआ। जैसलमेर शैली का जो विकास है ना, वो किन किन राजाओं के काल में हुआ, तो 3 राजाओं का नाम यहां पर लिया जाता है। सबसे पहले तो नाम आता है हर्राय भाटी, एक तो हर्राय भाटी के काल में विकास हुआ, ध्यान रखना। एक नाम आता है फिर आपके अखेराज भाटी, अखेराज भाटी के काल में भी इसका विकास हुआ। और एक नाम आता है आपके किसका, और क्या नाम से, मूलराज भाटी सेकंड, मूलराज भाटी सेकंड, इनके काल में भी आपके इसका विकास हुआ। तो ये 3 है, तो ये ध्यान रखना, हाँ ये 3 जो है इनके काल में विकास होता है। मतलब हर्राय भाटी पहले नंबर पर है ना, तो मुझे लिखना चाहिए प्रारंभ, मूलराज भाटी में मुझे लिखना चाहिए स्वर्णकाल, मूलराज भाटी के काल को क्या बोलते हैं, स्वर्णकाल। समझ रहे हो ना आप कि जैसलमेर शैली की बात कर रहा हूँ, हर्राय भाटी के काल में प्रारंभ और मूलराज भाटी सेकंड का काल आपके स्वर्णकाल हो जाएगा। और इधर देखो आप लोग, जरूरी बातें, 2 जरूरी बातें यहां पर। पहली बात तो ये ध्यान रखना, पहली बात तो क्या आ जाएगी कि भाई इसके अंदर आपके, मैंने शुरू से बताता आ रहा हूं कि मूमल जो राजकुमारी है, उस मूमल का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, ठीक है ना, जो अपने राजकुमारी मूमल है ना, उस राजकुमारी मूमल का इसके अंदर आपके क्या हुआ है भैया, सबसे ज्यादा चित्रण आपके मूमल का ही हुआ है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो एक तो मूमल का सर्वाधिक चित्रण, और दूसरी बात ये ध्यान रखना, इसके ऊपर किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं है। आप सब में किसी न किसी का प्रभाव देखेंगे, किसी अन्य शैली का प्रभाव जैसलमेर शैली पर नहीं पड़ता है, किसी अन्य शैली का प्रभाव इसके ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ गए मेरी बात को, किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं, ये जरूर ध्यान रख लेना।
ठीक है, तो ये आपके कौन सी शैली समाप्त हो जाती है? जैसलमेर शैली आपके समाप्त हो जाती है, ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। तो मैं सेव भी कर लेता हूँ। अब भरोसा नहीं है ना, दूध का जड़ा छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। वो तो किस्मत अच्छी थी रे, मेरे को मिल गया ये, नहीं तो अपन चक्कर में पड़ जाते भाई साहब। तो फटाफट से क्लियर करो, मारवाड़ शैली समाप्त हो गई आपके, फटाफट से क्लियर करो, मारवाड़ शैली समाप्त है आपके। हाँ जी, और बताओ, चॉकलेट वॉकलेट खाओगे क्या तुम? ये चॉकलेट वॉकलेट खाओ तो बताओ, देखो देखो मेरे पास पड़ी है डेयरी मिल्क का, खाओ तो बताओ। हाँ, थे नहीं खाओ तो मत खाऊं भाई। हाँ, लेकिन तुम्हें दिखा के नहीं खाऊंगा। चलिए साहब, चलिए भाई फटाफट से बताइए आप लोग, क्लियर ये वाली बात? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो मैं लूंगा ना, वो आपके आ जाएगी हाड़ौती शैली। पहले हाड़ौती पढ़ाऊंगा भैया, है ना, बाद में बाकी देखूंगा। पहले क्या पढ़ाऊंगा? हाड़ौती शैली बताऊंगा, फिर बाकी बातें बाद में। और हाड़ौती शैली में भी सबसे पहले क्या आ जाती है? नंबर 1 बूंदी शैली। हाड़ौती में भी नंबर 1 सबसे पहले क्या आ जाएगी भाई? तो हाड़ौती में भी नंबर 1 जो सबसे पहले आती है ना, वो बूंदी शैली आ जाएगी भैया। देखो भाई, बूंदी शैली के बारे में बड़ी आसान सी बात है, लोड ही नहीं लेना फालतू का, ठीक है ना, बड़ी आसान सी बात है। हाँ, पूछो ना, खा लेंगे हम। अच्छा, चलिए साहब, तो देखो आप लोग इधर बूंदी शैली। अरे मैं इतने आसान तरीके से डायग्राम बना के तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम याद करने बैठोगे ना तो तुम्हें डायग्राम से याद हो जाएगा तुरंत। पता है क्या होता है, एक बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो तुम काहे को बनाओगे, वो तुम्हें बना के दे रहा हूं ना, तुम तो केवल याद कर लो बस, वो बहुत है। बूंदी शैली ध्यान रखना आप लोग। सबसे पहले जो राजा आएंगे ना, उनका नाम है राव सुरजन सिंह हाड़ा। अरे बूंदी में तो हाड़ा ही रहेंगे वैसे ही, ध्यान रखना। तो राव सुरजन सिंह, राव सुरजन सिंह के बाद में देखो आप लोग राव रतन सिंह, राव रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में ध्यान देना आप लोग, दो राजा आते हैं, राव अनिरुद्ध सिंह और भाव सिंह। राव अनिरुद्ध सिंह और एक आते हैं भाव सिंह। तो ये तो राव अनिरुद्ध सिंह और इनके साथ में एक नाम क्या आ जाएगा? भाव सिंह। ध्यान रखना, राव अनिरुद्ध सिंह एवं भाव सिंह। फिर आप क्या आ जाएंगे? राव, एक नाम क्या आ जाएगा भूल गया मैं तो, राव शत्रुसाल। मैं ही भूल जाऊंगा तो किस काम चलेगा रे, राव शत्रुसाल। फिर आपके आ जाएंगे राव उम्मेद सिंह। ये मैंने टोटल 5 राजा लिख लिए। याद करने का सबसे आसान तरीका है, याद करने का सबसे आसान तरीका है, ये ध्यान रखना। आई बात समझ में? हाँ, शर्म फील कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए साहब, चलिए साहब, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, राव सुरजन सिंह, राव रतन सिंह, अनिरुद्ध सिंह और भाव सिंह। शत्रुसाल आ जाएगा और एक आपके उमेश सिंह जी आ जाएंगे। अब आपको दिख रहा है ना सुरजन सिंह जी सबसे पहले हैं, तो लिख दो ना कि सुरजन सिंह के काल में बूंदी शैली क्या होती है? प्रारंभ होती है। और सुरजन सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, इसलिए इन्हीं के काल में क्या हो जाएगा? मुगल प्रभाव। अधीनता तो क्या ही स्वीकार की थी रे, 1569 में अटैक कर दिया था रणथंबोर पर। और जब रणथंबोर पर अटैक किया था ना, तो उस समय आपके अपने मान सिंह जी, भगवंत दास ये गए थे, जबरदस्ती अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, क्या ही करें भैया। तो प्रारंभ और मुगल प्रभाव दोनों ही किसके काल में आएंगे? सुरजन सिंह के काल में। याद हो गया? तो अब देखो इधर शत्रुसाल। ये शत्रुसाल पता है क्या है? इन्होंने आपके बूंदी में एक महल बनवाया था रे, तो बूंदी में रंग महल बनवाया। ध्यान रखना, क्या बनवाया था आपके बूंदी में? रंग महल का निर्माण करवाया था आपके बूंदी में, रंग महल का निर्माण करवाया। और बताइए रंग महल क्यों फेमस है आपके? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये रंग महल आपके भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना आप लोग। किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो ये रंग महल आपके भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जरूर याद रखना। इन्होंने रंग महल बनवाया शत्रुसाल ने, तो उन्होंने क्या किया? रंगशाला बनवा दी। लो साहब, इन्होंने तो दुर्ग में ही बनवा दी भैया, तारागढ़ बूंदी में, ठीक है ना। इन्होंने आपके तारागढ़ बूंदी में और रंगशाला बनवाई, जिसको चित्रशाला भी कहते हैं। तारागढ़ बूंदी में रंगशाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चित्रशाला भी बोलते हैं।
तो तारागढ़ बूंदी में रंगशाला और चित्रशाला का निर्माण इन्होंने करवाया भैया। रंगशाला चित्रशाला का निर्माण इन्होंने करवा दिया। समझ गए मेरी बात को? तो ये चीज जरूर याद रख लेना आप लोग। तारागढ़ बूंदी में रंगशाला चित्रशाला का निर्माण इन्होंने करवा दिया। इसको भी तो अपन वही बोलते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग, शुरू में ही मैंने आपको बताया था। और इन्हीं के काल को भैया क्या बोला जाता है पता है? स्वर्ण काल। उमेश सिंह जी का काल ही क्या है पता है? स्वर्ण काल भी है। ध्यान रखना आप लोग, उमेश सिंह जी के काल को स्वर्ण काल भी बोलते हैं। तो यूं याद करो ना, प्रारंभ सर्जन सिंह के काल को, उमेश सिंह का स्वर्ण काल। इनके काल में मुगल प्रभाव, तो ध्यान रखना इन्होंने रंगमहल बनवाया तो उन्होंने रंगशाला। सुरजन सिंह के काल में आपके मुगल प्रभाव है तो ये दोनों गए थे दक्षिण में, तो ये दोनों दक्षिण में गए तो दक्षिणी प्रभाव आ जाएगा। इन दोनों के काल में दक्षिणी प्रभाव आ जाएगा, ध्यान रखना। और रतन सिंह जी के बारे में बात करें ना, तो रतन सिंह जी चित्रकला से प्रेम करते थे और वो जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर तो खुद चित्रकला से प्रेम करता था, तो इस बात के लिए जहांगीर ने इन्हें सर बुलंदराय की उपाधि दे दी। सर बुलंदराय चित्रकार था जोरदार, तो ये ध्यान रखना जहांगीर ने इनको कौन सी उपाधि दी? सर बुलंदराय की उपाधि दी, ठीक है ना। जहांगीर ने इन्हें सर बुलंदराय की उपाधि दी। तो ये तो इतिहास खत्म हो गया ना। बूंदी शैली का जो इतिहास है ना वो यहीं तक आता है आपके। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके आगे, देखो आप लोग, अब बोले सर चित्रकार भी बताई दो लगे हाथ। ये तो इतिहास आपने खत्म कर दिया। अब लगे हाथ बोले क्या बता दो? लगे हाथ बोले सर चित्रकार भी बताई दो एक बार। देख लो भाई साहब, चित्रकार में कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, फिर विशेषता भी बताऊंगा, है ना। देखो आप लोग चित्रकार कितना आसान है भाई। एक तो याद रखना, सबसे पहले अहमद अली। अहमद अली अपन कहते हैं ना भैया, अहमद अली। मुस्लिम आ गया तो भैया समन्वय लाओ, हिंदू भी लाओ, दोनों में समन्वय रहना चाहिए। रामलाल, ठीक है ना। साधु राम, साधु राम, सुरजन, यही तो आपके बूंदी शैली के चित्रकार हो जाएंगे। बता तो दिया, अहमद अली, रामलाल, सुरजन, साधु राम। तो ये जरूर याद रख लेना आप लोग, ये सब अपने बूंदी शैली के ही तो चित्रकार हैं भाई, ठीक है ना। हाँ जी, ऐसे तो श्री कृष्ण भी लिख सकते हो लेकिन जरूरी नहीं है, यही बहुत है अपने, है ना। चार चित्रकार याद रखना, अहमद अली, रामलाल, साधु राम और सुरजन, ठीक है। चलिए साहब, चलिए साहब, इसके बाद में देखो आप लोग, अब इसके बाद में बूंदी शैली में यहीं पर मैं लिख देता हूं प्रमुख विशेषताएं, कि बूंदी शैली की क्या क्या विशेषताएं अपने को देखने को मिलती है भैया, है ना। तो बूंदी शैली की प्रमुख विशेषताएं आप सभी ध्यान देना भाई। सबसे पहले तो पता है इसको क्या बोलते हैं? पशु पक्षियों वाली शैली बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो यही आ जाएगी कि इसके अंदर आपके पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। ये बूंदी शैली जो है ना, इसमें आपके किसका? पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं भाई? तो पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है ना, इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे भैया? इसीलिए अपन इसको बोलते हैं, जरूर याद रखना मेरी बात को, पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, इसीलिए अपन इसको बोलेंगे भैया पशु पक्षियों वाली शैली। नंबर 2, प्रकृति पर आधारित सर्वाधिक चित्र। प्रकृति का सर्वाधिक चित्रण लिख देता हूं, इन्होंने प्रकृति पर सबसे ज्यादा चित्र बनाए हैं, तो प्रकृति का सर्वाधिक चित्रण भी आपके इन्हीं के काल में होगा। नंबर 3 पर देखो आप लोग, वृक्ष कौन सा काम में लिया है इन्होंने, पता है? ये जरूर याद रखना, खजूर। भूल मत जाना इस बात को, खजूर के वृक्ष का चित्रण जरूर याद रख लेना आप लोग अच्छे से, कि खजूर के वृक्ष का चित्रण आपके किस में हुआ है? तो ये आपके, और ध्यान रखना बूंदी में। और बोले साहब रंग भी बता दो, हालांकि रंग नहीं पूछता इसका, फिर भी मैं बता देता हूं, लाल, हरा, गुलाबी। ठीक है ना। प्रभाव किसका पड़ा है भाई? तो ये ध्यान रखना आप लोग, विशेषता नंबर 5। तो विशेषता नंबर 5 आपकी क्या आ जाएगी? प्रभाव पूछ रहा है ना। देखो मुगल का प्रभाव तो है ही, तो मुगल एवं मेवाड़ शैली से प्रभावित, मुगल एवं मेवाड़ शैली से प्रभावित, तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना, मुगल एवं मेवाड़ शैली से प्रभावित हो जाएगी। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए कि ये आपके मुगल एवं मेवाड़ शैली से प्रभावित है। फिर इसके बाद में नंबर 6, नंबर 6 पर चित्र ले लो, कौन कौन से चित्र बने हैं इसमें? तो प्रमुख चित्रों में देखना आप लोग, जैसे मैं बताऊं आपको, एक तो वर्षा में नाचता मोर, एक तो वर्षा में नाचता मोर, ये ध्यान रख लेना।
एक आ जाएगा वर्षा में वीणा बजाती स्त्री, वर्षा में वीणा बजाती स्त्री। और एक आ जाएगा आपके जो चित्र मिला है सबसे मेन, ठीक है, ध्यान रखना, सुअर का शिकार करते उम्मेद सिंह, सुअर का शिकार करते उम्मेद सिंह, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, सुअर का शिकार करते उम्मेद सिंह, तो ये भी आपके कहाँ आ जाएगा, ये भी आपके इसी के अंदर आएगा। चलिए साहब कमेंट करके बताइए फटाफट से, क्या सो गए क्या तुम, है रे? कोई कमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो ये ध्यान रखना, ये चित्र भी बताया, इसमें बोले सर मैन क्या है, 1 2 3, बस ये 3 सबसे ज्यादा, और ये चित्र जरूर याद रखना, सुअर का शिकार करते उम्मेद सिंह। तो बताओ, पशु पक्षियों का चित्र है, प्रकृति के सबसे ज्यादा चित्र है, खजूर का वृक्ष है, खजूर का वृक्ष यहाँ देखने को मिलेगा भैया अपने को, क्लियर करो फटाफट से, आगे बात करते हैं फिर अपन। हाड़ौती में भी खत्म कर दें क्या? तो लो साहब, हाड़ौती में भी ज्यादा बातें नहीं है रे, हाड़ौती में नेक्स्ट आती है अपने पास में कोटा शैली, क्या आ जाएगी, कोटा शैली, समझिएगा मेरी बात को, कोटा शैली, कोटा शैली में 3 बातें, काम ही खत्म हो जाएगा। कोटा शैली में कितनी बातें याद रखनी है भैया, 3 बातें याद रखनी है, इधर समझो। सबसे पहले तो राजाओं के नाम लिख लो, ठीक है ना, आपको केवल इतना सा बताना है कि पहले तो प्रारंभ किसके काल में हुई, फिर आपको बताना है स्वर्ण काल किसके काल को कहेंगे, प्रारंभ और स्वर्ण काल, इधर ध्यान देना आप लोग। प्रारंभ तो आपके राम सिंह, राम सिंह फर्स्ट के काल में प्रारंभ हुई थी, जो कि आपके कोटा के राजा थे। स्वर्ण काल सेम कॉपी मारना, उम्मेद सिंह, कोटा के राजा उम्मेद सिंह का काल क्या कहलाएगा, स्वर्ण काल। 2 बातें तो याद कर लो अच्छे से, प्रारंभ और स्वर्ण काल। और ध्यान रखना आप लोग, यहां पर कोटा के राजा थे महाराव भीम सिंह, महाराव भीम सिंह। तो ये जो महाराव भीम सिंह है, इन महाराव भीम सिंह के काल में किसका प्रभाव पड़ा, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव, क्योंकि मंदिर है ना वहां वल्लभ संप्रदाय का कोटा में भी, मथुरेश जी, तो ध्यान रखना। तो महाराव भीम सिंह के काल में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना कि महाराव भीम सिंह के काल में किसका प्रभाव पड़ेगा, आपके वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ेगा। सर क्या पी रहे हो, पानी पी रहा हूँ, और तो क्या ही पीऊंगा रे, हाँ हाँ, वैसे तो 8 बज गए है ना, हाँ फिर भी ध्यान रख लेना, पानी पी रहा हूँ भाई साहब। सर पहले हमारे भी आर्ट एंड कल्चर के बाद मॉडर्न हिस्ट्री ही करवा देना, ठीक, बिल्कुल करवा देंगे, कोई चिंता मत करो, है ना। हाँ जी, तो ये अच्छे से याद रखना आप लोग। कौन से बैच की बात कर रहे हो वैसे महेंद्र जी, आप एक बार बताना। तो ये ध्यान रखना, प्रारंभ राम सिंह फर्स्ट, स्वर्ण काल उम्मेद सिंह, और भीम सिंह के काल में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। फिर बोले सर लगे हाथ चित्रकार भी बता दो हमें, तो कौन कौन से चित्रकार कोटा शैली में अपने आते हैं। तो देखो कोटा शैली के चित्रकारों में भाई साहब, एक तो आप लोग ध्यान रखना, मैन जो नाम आता है ना उसके अंदर एक तो डालू, डालू का नाम आ जाएगा, एक नूर मोहम्मद, भूलना ही मत ये नाम, तो डालू नूर मोहम्मद, एक लच्छी राम, लच्छी राम, कन्हैया, गोविंद, ठीक है ना, ये सब आपके किसके कलाकार हैं, तो ये सब आपके कोटा शैली। ये जो डालू है ना, इसके बारे में याद रखना, इसने रागमाला का चित्र बनाया था, रागमाला चौथी बार आ गया ये, साहिब दीन ने बनाया था, निसार दीन ने बनाया था, ठीक है ना, वीर जी ने बनाया था, और अब ये आ गया आपके डालू, कोटा शैली में भी रागमाला का चित्र बनाया। हाँ चलिए साहब, चलिए साहब, हाँ फिर देखो आप लोग चित्रकार के बाद में प्रमुख विशेषताएं, चित्रकार के बाद में प्रमुख विशेषताएं, कोई बड़ी विशेषताएं यहाँ भी नहीं है भैया अपने तो, प्रमुख विशेषताएं। तो देखो आप लोग विशेषताओं के अंदर सभी का ध्यान इधर, सबसे पहले तो ये याद रखना विशेषताओं के अंदर, भैया मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूं,
शिकार पर सर्वाधिक चित्र, शिकार पर सर्वाधिक चित्रण, सबसे ज्यादा शिकार के चित्र बने हैं तो कौन सी शैली में? कोटा शैली में बने, जरूर याद रखना। ऐसे ही ध्यान रखना, रानियों को रानियों का शिकार करते हुए का चित्रण, ये भी याद रखना। रानियों को शिकार करते हुए का, रानियों का नहीं, का तो नहीं लिखेंगे, रानियों को शिकार करते हुए चित्र, हाँ ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल करा देंगे महेंद्र जी, डोंट वरी। तो ये दूसरी बात, ये ध्यान रखना। तीसरी बात, कृष्ण लीला के चित्र, वो तो होगा ही होगा, वल्लभ संप्रदाय आ गया ना, तो वल्लभ संप्रदाय आ गया तो कृष्ण लीला के चित्र तो बनेंगे ही बनेंगे। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, कृष्ण लीला का चित्रण। एक थोड़ा सा ध्यान रखना, वसली चित्रण, वसली चित्रण होता है कागज पर कागज रखकर चित्र बनाना, कागज पर कागज रखकर चित्र बनाना, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। और वैसे रंग मैं बता देता हूँ, हालांकि रंग पूछता नहीं है रे, तो रंग में फिर भी आपको लगता है तो ये ध्यान रखना, हल्का हरा, नीला, हल्का हरा, नीला, पीला। लो साहब, ये आपकी कोटा शैली भी समाप्त हो जाती है, फटाफट से लिख लो इसके बारे में भी। कोटा शैली भी फटाफट से क्लियर करना बिना समय गवाए। हाँ जी, एक इसमें रघुनाथ का नाम लिखना है ना, मैं भूल गया था, मैं यही सोच रहा था कौन सा रह गया, रघुनाथ का नाम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़े, तो इसके अंदर देखो आप लोग, एक मैं नोट लगा कर बता देता हूँ आपको वैसे, तो ये ध्यान रखना, आपके क्या आ जाएगा, कोटा में झालाओं की हवेली के भित्ति चित्र प्रसिद्ध हैं, कोटा में झालाओं की हवेली के भित्ति चित्र प्रसिद्ध हैं, झालाओं की हवेली के भित्ति चित्र प्रसिद्ध हैं, याद रखना, कोटा में झालाओं की हवेली के भित्ति चित्र प्रसिद्ध हैं। तो ये लो साहब, ये भी अपन क्लियर कर लेते हैं कि कोटा में झालाओं की हवेली के भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। तो ये कोटा शैली भी अपने पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। और कोटा शैली के बाद में अपन जब आगे बात करते हैं तो अपने पास में आती है कौन सी भैया, एक आखिरी शैली जिसका नाम है आपके ढूंढाड़ शैली। एक आखिरी शैली में यहाँ पर ले रहा हूँ जिसका नाम क्या आ जाएगा आपके, ढूंढाड़ शैली। चलिए साहब, ढूंढाड़ शैली देख लो आप लोग, इधर ढूंढाड़ शैली के बारे में अपन बात करते हैं। तो ढूंढाड़ शैली में भी नंबर 1 अपने पास में कौन सी आ जाएगी भैया, तो ढूंढाड़ शैली में अगर मैं नंबर 1 बात करता हूं तो आपके पास में आ जाती है आमेर शैली। अगर पहली शैली इसके अंदर अपन देखते हैं ना, तो वो फर्स्ट अपने पास में कौन सी आएगी, आमेर शैली। तो लगे हाथ आमेर शैली के बारे में आप जान लीजिए कि क्या क्या प्रश्न आमेर शैली को लेकर के बनते हैं। मैं तो यहाँ पर 3 बातें आपको बता देता हूँ, इधर देखो भैया, आमेर शैली के अंदर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो आमेर शैली का इतिहास लिख लीजिए, सबसे पहला काम तो आमेर शैली का क्या लिख लीजिए, इतिहास लिख लीजिए। इतिहास के बाद में ध्यान रखना आप लोग, और इसकी विशेषताएं लिख लीजिए, और चित्रकार आप लोग लिख लीजिए। बस ये ध्यान रखना, आमेर के बारे में अगर आप बात करना चाह रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप आमेर के अंदर ये ध्यान रखना भैया, बहुत ही आसान सी बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप आमेर में बात करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत करना राजा मानसिंह से, राजा मानसिंह फर्स्ट के काल में शुरू कर देना आप लोग, और मिर्जा राजा जयसिंह के काल में खत्म कर देना। बोले सर क्यों, क्योंकि इसके बाद में भैया आपके कौन आ जाएगा, मिर्जा राजा जयसिंह के काल में खत्म कर देना, क्योंकि इसके बाद में आपके कौन आ जाएगा, इसके बाद में फिर आपके जयपुर आ गया ना, फिर तो सवाई जयसिंह। झालावाड़ में कुछ नहीं, झालावाड़ याद रखना बस,
आई बात समझ में? हाँ जी, ठीक है। चलिए साहब, फिर इसके बाद में अपन लिखेंगे यहाँ पर चित्रकार, कि कौन कौन से चित्रकार अपने को यहाँ पर मिलते हैं भैया। और फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे चित्रकार के बाद में विशेषताएं। और ये अपने कौन सी शैली समाप्त हो जाएगी? तो ये अपने आमिर शैली भी समाप्त हो जाएगी इन 4 बातों के साथ में। तो देखो आप लोग सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। सबसे पहली बात, राजा मानसिंह जी आपके काल में एक तो ध्यान रखना क्या होता है भैया, तो उद्भव, ध्यान रखना उद्भव या प्रारंभ। जो आपके आमेर शैली है ना, उसका उद्भव या मैं कह सकता हूं कि प्रारंभ किसके काल में हुआ था? मानसिंह जी के काल में हुआ। और मानसिंह जी के काल में किसका चित्रण हुआ? यशोधरा एक ग्रंथ है भैया, उस यशोधरा का चित्रण हुआ, यशोधरा ग्रंथ का चित्रण। ठीक है, एक तो ये जरूर याद रखना कि मानसिंह जी के काल में यशोधरा ग्रंथ का चित्रण हुआ। चलो साहब, और जो सबसे बड़ी बात है, इन्हीं के काल में आपके रज्मनामा का चित्रण हुआ था, जरूर याद रखना भैया आप लोग। किसका चित्रण हुआ था? रज्मनामा का चित्रण भी आपके इन्हीं के काल में हुआ था भाई साहब। रज्मनामा क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखना कि रज्मनामा क्या है। तो रज्मनामा आपको मैं बता दूं, अपने जो महाभारत ग्रंथ है ना, उस महाभारत का फारसी अनुवाद है। जो महाभारत है उसका कौन सी भाषा में ट्रांसलेशन है? तो ये ध्यान रखना, महाभारत का फारसी अनुवाद आपके क्या हो जाएगा? रज्मनामा ही हो जाएगा। जरूर याद रख लेना भैया, महाभारत का फारसी अनुवाद। और ये सुन लो आप लोग, अकबर के काल में, बोलो किसके काल में? अकबर के काल में, अकबर के काल में आमेर के चित्रकारों ने, आमेर के चित्रकारों ने रज्मनामा, वो अकबर का काल या मानसिंह कह दो, बात तो एक ही है, रज्मनामा पर चित्र बनाए। आई बात समझ में? रज्मनामा पर चित्र बनाए। तो ये मुगल काल की बात हो जाएगी आपके, ये सुन लेना आप लोग, किसकी बात हो जाएगी आपके? ये भैया ये मुगल काल की बात हो जाएगी। अच्छे से याद रखना आप एक एक बात को जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, चलिए साहब। और ये जरूर याद रखना कि चित्र बनाने वाले जो चित्रकार थे वो कितने थे? तो चित्र बनाने वाले जो चित्रकार थे उनकी संख्या भी पूछ सकता है आपसे कि भैया चित्रकार कितने? 48 चित्रकार थे। उन्होंने चित्र कितने बनाए? 169 चित्र बनाए थे। 48 चित्रकारों ने 169 चित्र बनाए थे टोटल। ये ध्यान रखना आप लोग, समझ गए मेरी बात को? तो ये तो आपके मानसिंह जी की बात हो जाती है। और मानसिंह जी के टाइम पर एक चीज और बता देता हूं कि आपके आमेर के महलों में भित्ति चित्रण भी हुआ था। आमेर के महलों में भित्ति चित्रण, आमेर के महलों में भित्ति चित्रण, तो ये भी याद रखना, आमेर के महलों में भित्ति चित्रण भी किसके काल में हुआ? तो वो भी आपके किसके काल में हुआ था? तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, मानसिंह के टाइम पर, क्योंकि आमेर के महलों का निर्माण ही मानसिंह ने करवाया है ना, तो दिमाग काहे को लगाना ज्यादा। फिर आ जाओ आप इसके बाद में किसके बारे में? मिर्जा राजा जयसिंह। भैया मिर्जा राजा जयसिंह का काल कहलाता है स्वर्ण काल, बिना दिमाग लगाए लिख लेना, स्वर्ण काल कहलाता है, ये जरूर याद रखना। वही बात समझ में? मिर्जा राजा जयसिंह का जो काल है ना, वो पहली बात तो ये ध्यान रखना क्या कहलाएगा? स्वर्ण काल। और इनके काल में आपके कृष्ण लीला पर चित्र बने। आमेर शैली में कृष्ण लीला पर चित्र किसके काल में बने हैं? तो मिर्जा राजा जयसिंह के काल में बने हैं कृष्ण लीला का चित्रण। तो ये ध्यान रखना आप लोग, कृष्ण लीला का चित्रण इन्हीं के काल में हुआ था। दूसरी बात, मिर्जा राजा जयसिंह ने रानी चंद्रावती के लिए, ये सबसे जरूरी बात है, रानी चंद्रावती, अरे इनके दरबार में नहीं थे क्या बिहारी जी? नाम सुना होगा बिहारी जी का। तो बिहारी जी इनके दरबार में थे, वही रानी है जिसके पीछे मिर्जा राजा जयसिंह पागल हो गए थे, मतलब कि उसी के और उसमें रूप पर मोहित हो गए, दरबार में नहीं आते थे, तब बिहारी जी ने ही तो उनको जगाया था। ठीक है ना, वो आपने कभी सुना होगा, अली कली सो खिलो, ठीक है ना। हाँ, तो वो रानी चंद्रावती, रानी चंद्रावती के लिए चित्र बनवाए थे कौन कौन से? एक तो रसिक प्रिया, रानी चंद्रावती के लिए एक तो ध्यान रखना रसिक प्रिया एवं वेली किशन रुक्मणी री, रसिक प्रिया एवं वेली किशन रुक्मणी री पर चित्र बनवाए। ये दोनों ग्रंथ है ना, रसिक प्रिया और वेली किशन रुक्मणी री पर चित्र बनवाए। आई बात समझ में? किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। भाई लुगाइयों की तो माननी पड़े ना, लुगाई ने कह दिया मेरे को ये चित्र, इन पे चित्र बनवा के दो, मानना ही पड़े भाई साहब, क्या ही करे आदमी। फिर चित्रकार देखो, चित्रकार अगर मैं याद करूंगा तो मैं कैसे करूंगा? देखो मैंने तो ऐसे लिख रखा है
कि मुन्ना ने, अगर किसी को नहीं याद हो ना तो मैंने कैसे याद कर रखा है, मुन्ना ने पुष्प के मुन्ना ने पुष्प के हुक्म से मुन्ना ने पुष्प के हुक्म से मुरली बजाई। बहुत अच्छे से मैंने तो ऐसे याद कर रखा है कि मुन्ना ने पुष्प के हुक्म से मुरली बजाई। तो देखो आप लोग, अब यहां पर वही देख लेते हैं अपन। मुन्ना ने मतलब मुन्ना लाल, पहला चित्रकार कौन है भैया, मुन्ना लाल। मुन्ना ने पुष्प के, पुष्पदत्त, ध्यान रखना, मुन्ना ने पुष्प के तो पुष्पदत्त। मुन्ना ने पुष्प के हुक्म से, हुकुमचंद, हुकुमचंद ध्यान रखना। और मुरली तो मुरली हो जाएगा भाई, इसमें क्या ही सोचना है, मुरली तो आपके मुरली हो जाएगा। और ये जो पुष्पदत्त आप देख रहे हैं ना, इसके बारे में एक चीज बताता हूं। इस पुष्पदत्त ने एक चित्र बनाया था, आदि पुराण का चित्रण किया इसने। पुष्पदत्त के बारे में कहते हैं आदि पुराण का चित्रण। और ये जो आदि पुराण का चित्रण किया ना, ये आपके मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ शैली का अगर आपसे कोई पूछे ना प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा, आदि पुराण, ये जरूर याद रखना बस, कि मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, आदि पुराण। तो मुन्ना ने पुष्प के हुक्म से मुरली बजाई। फिर विशेषताओं पर आ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है भैया। आमेर शैली के बारे में कहते हैं कि नंबर 1, सर्वप्रथम मुगल प्रभाव आमेर शैली पर ही पड़ा है। ठीक है, सर्वप्रथम मुगल प्रभाव। अगर हमारे राजस्थान, क्योंकि सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाली रियासत भी कौन सी है, आमेर ही तो है। तो सबसे पहले अगर मुगल प्रभाव पड़ा है ना, तो आपके किस पर पड़ा है भैया, तो सबसे पहले मुगल प्रभाव आपके आमेर शैली पर ही पड़ा है। ये ध्यान रखना आप लोग अच्छे से, समझ गए मेरी बात को। दूसरा देखो आप लोग, नंबर 2, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, ये भी ध्यान रखना। और कभी मैंने आपको एक पद्धति बताई थी, अरायश पद्धति, गीले प्लास्टर पर चित्र बनाना, तो ये ध्यान रखना। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई सर्वप्रथम अरायश पद्धति का प्रयोग। अगर किसी ने अरायश पद्धति, गीले प्लास्टर पर जो आपके और चित्र बनाते हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूं, मैंने हस्तकला में बताया था। तो सर्वप्रथम अरायश पद्धति का प्रयोग, जो कि आपके इटली से आई थी, अकबर के काल में आई थी, वो आपके आमेर के महलों में सबसे पहले हुआ है। तो ये आपके आमेर हो जाता है। कंप्लीट कर लो भैया इसको भी, आमिर को फटाफट से कंप्लीट कीजिए भैया। हाँ जी। और इसमें बताते हैं कि इसकी विशेषता में इसमें एक वृक्ष भी आता है, सफेदा वृक्ष। यहाँ पर सफेदा वृक्ष का चित्रण हुआ है भैया। जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ना, रोड के पास में लगे रहते थे, जो बारिश वारिश के लिए कोई उपयोगी नहीं होते हैं, हाँ, फालतू बावड़ा बनाने की दुकान होती है, वो है। बताओ आगे बढ़े। तो ये कौन सी शैली हो गई आपके, आमेर शैली। कमेंट वमेंट कर दिया करो थोड़े से, हाँ, फटाफट से कमेंट वमेंट कर दो थोड़ा सा, है ना। हाँ, चित्रकला खत्म ही करने वाले हैं आज अपन, और थोड़ा सा बचा है अपने चित्रकला के अंदर, तो वो देखो आप लोग। कमेंट करो डन। तो आगे बढ़ू क्या फिर इसके बाद में। चलिए साहब, तो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं अपने पास में क्या क्या बातें आती है भैया। एक तो यार ये फोन बार 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 बज बज के, हाँ, पढ़ाने का माहौल बिगाड़ देते हैं पूरा ही। हाँ जी भाई। चलिए तो अपन आगे बात करते हैं इसके अंदर अब। एक सेकंड रुक जाइएगा भाई आप, एक छोटा सा मैं इसमें आपके लिए एक चीज निकाल लेता हूँ पहले तो, जिससे अपने लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि पढ़ाऊँ तो फिर पूरा ही पढ़ाऊँ रे, नहीं तो मतलब ही क्या है फिर। ठीक है ना। हाँ जी।
चलिए भाई, हाँ जी, ग्लास में गुरुजी, हाँ। चलिए साहब, तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में अपन। तो इसके बाद में अपने पास में आ जाती है कौन सी शैली? जयपुर शैली। भाई थोड़ा सा समझ लेना जयपुर शैली के बारे में भी, इस पर भी अपने काफी प्रश्न बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो देखो आप लोग, जयपुर शैली के बारे में अभी आरएस परीक्षा 2023 में भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया, और तो कई लोग हैं भैया। और ये एक ही तो प्रश्न था पूरे पेपर में, जो मैं कहता हूँ कि कल्चर का थोड़ा सा टिपिकल था। थोड़ा सा बोला मैंने यहाँ पे, क्या बोला मैंने? थोड़ा सा। बाकी तो सब इजी थे। जैसे देखो आप लोग, सबसे पहले अपने को ध्यान रखना पड़ेगा क्या? तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है सवाई जयसिंह। भाई सवाई जयसिंह ने तो जयपुर बसाया था ना, तभी तो यहीं से तो आपके जयपुर शैली प्रारंभ हुई थी। सवाई जयसिंह के बाद में सवाई ईश्वरी सिंह। तो सवाई ईश्वरी सिंह जी के टाइम पर अपने को क्या क्या बातें देखने को मिलती है वो अपन देखेंगे भैया। सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह जी के बाद में अपन देखते हैं सवाई माधो सिंह। ठीक है ना, कि सवाई माधो सिंह जी के बारे में क्या क्या बातें देखने को मिलेगी, तो वो भी देख लेते हैं। सवाई माधो सिंह, सवाई माधो सिंह ये फर्स्ट है भाई साहब, है ना। फिर सवाई जयसिंह जी आपके सेकंड हो जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में आपके आ जाएंगे सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के बारे में देखेंगे कि इनके बारे में क्या क्या बातें अपने को मिलेंगी। और सवाई प्रताप सिंह जी के बाद में लास्ट में अपन देखेंगे भैया सवाई राम सिंह सेकंड है ये, सवाई राम सिंह सेकंड। चलो तो साहब ये अपन देख लेते हैं एक बार इनके बारे में क्या क्या विशेष बातें याद आती है अपने को, है ना। चलो तो देखो आप लोग एक एक चीज। सबसे पहले तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये जो आपके शैली है ना, ये किसके टाइम पर प्रारंभ हो रही है आपके, तो ये ध्यान रख लेना, ये अपने और सवाई जयसिंह जी के टाइम पर प्रारंभ हो रही है। साफ साफ नजर आ रहा है, कोई दिमाग की लगाने की जरूरत नहीं है भैया, साफ साफ नजर आ रहा है। ये ध्यान रख लेना आप लोग कि किसके टाइम पर शुरू हो रही है ये आपके, तो ये शैली आपके शुरू हो रही है भैया सवाई, और क्या नाम आ जाएगा आपके, बताओ फटाफट से। सवाई प्रताप सिंह जी के टाइम पर ये शैली आपके शुरू हो रही है भैया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में आपके आता है कि भाई ये जो सवाई जयसिंह जी हैं, इन्होंने ही तो आपके निर्माण करवाया था किसका? ये तो भैया आपके आरएस परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि इन्होंने आपके आमेर में किसका निर्माण करवाया? तो इन्होंने आपके आमेर में सूरत खाना का निर्माण बना करवाया, जिसका नाम है अपने एक तरीके से चित्र बनाने का स्थान सूरत खाना। पेपर में दिया था सूरत खाना और सुतर खाना। ठीक है ना, तो ये जरूर याद रख लेना, आमेर में सूरत खाना का निर्माण करवाया था इन्होंने। समझ में आ गई बात? यहाँ पर किसका निर्माण करवाया था? आमेर में सूरत खाना का निर्माण करवाया था। लेकिन इन्होंने तो आमेर में निर्माण करवाया था ना, इन्होंने तो कहां पर? आमेर में निर्माण करवाया। ईश्वरी सिंह जी इसको कहां लेकर के आ गए? तो ईश्वरी सिंह जी ने क्या किया, ये जो आपके सूरत खाना है ना, इस सूरत खाना को जयपुर ले आए। ये इसको कहां पर ले आए? जयपुर ले आए। आमेर में था ये आपके जयपुर ले आए भैया इसको। ठीक है ना। और ईश्वरी सिंह जी के टाइम पर चित्रकार देखो आप, तो मेन बात तो ये है कि इनके टाइम पर आपके दो चित्रकार हैं भैया। कौन कौन से? तो एक का नाम तो है साहिब राम, काफी समय से चर्चा में थे भैया अपन। साहिब राम उदयपुर से ही बोलते आ रहे हैं, साहिब राम साहिब राम साहिब राम। और दूसरे भाई साहब है लालचंद, दूसरे का क्या नाम है? लालचंद। बोले सर आपने वो तो बताया ही नहीं। हाँ तो इधर सुन लो आप लोग, यहाँ पर सवाई जयसिंह के टाइम पर, और सवाई जयसिंह के टाइम पर जो चित्रकार है ना, ध्यान से सुनना आप लोग, यही तो पेपर में आया था, मोहम्मद शाह। बीकानेर में शाह मोहम्मद है, और यहाँ पर क्या है? मोहम्मद शाह है। ये सबसे बड़ा अंतर है, बीकानेर में शाह मोहम्मद है, यहाँ पर मोहम्मद शाह है भैया। ठीक है ना। तो देखो आप लोग, साहिब राम जी ने क्या किया वो देखना आप लोग। ये जो साहिब राम है ना, इन्होंने आपके ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र बनाया। तो जो अपने ईश्वरी सिंह जी है ना, ये जो ईश्वरी सिंह है, इन ईश्वरी सिंह का क्या बना दिया इन्होंने? आदम कद चित्र बनाया। जरूर याद रख लेना आप लोग, ईश्वरी सिंह का आदम कद मतलब कि पूरा लंबा चौड़ा, तो आदम कद चित्र बनाया। समझ में आ गई बात यहाँ पर? और ये जो आपके आदम का चित्र बनाया ना, ये आज भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पर रखा हुआ है? अपने जाओ आप जयपुर में सिटी पैलेस। ठीक है ना, तो आप जयपुर में जाओ कभी सिटी पैलेस, तो ये आपके सिटी पैलेस जयपुर में रखा है। ठीक है ना, सिटी पैलेस जयपुर में रखा है, जरूर याद रखना आप लोग, ये आपके सिटी पैलेस जयपुर में रखा है। समझ में आ गई बात यहाँ पर? लो साहब, तो इन्होंने जो चित्र बनाया था ईश्वरी सिंह जी का, वो सिटी पैलेस जयपुर में है। लालचंद ने क्या किया? लालचंद ने यहाँ पर पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए। लालचंद ने पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए, तो ये भी आप याद रखना, पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए। तो आप देखो आप लोग, कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो आदम का चित्रण आपको कहीं नहीं मिलेगा,
और एक ध्यान रखना आप लोग, और पशुओं की लड़ाई के चित्र ये भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये दोनों ही आपके ईश्वरी सिंह जी ने के काल में बने थे भैया। साहिब राम ने तो आदम का चित्र बनाया था और एक लालचंद ने आपके पशुओं की लड़ाई का चित्र बनाया था। माधो सिंह जी ने क्या किया फिर? माधो सिंह जी के टाइम पर अपनी अलग कहानी है। माधो सिंह जी ने एक तो आपके पुंडरिक हवेली, अपने जयपुर में पड़ती है भैया पुंडरिक हवेली, एक इनकी मम्मी थी उनके नाम से एक महल था सिसोदिया रानी का महल, ये भी अपने जयपुर में सवाई जयसिंह ने ही बनवाया था महल तो, लेकिन ध्यान रखना उस पर दीवारों पर चित्र इनके काल में बने थे, सिसोदिया रानी का महल। और एक आपके गलता जी जिसको जयपुर की काशी बोलते हैं, ठीक है ना। इन तीनों जगहों के भित्ति चित्र, इन तीनों जगहों के भित्ति चित्र किसके काल में बने थे भैया? तो पुंडरिक हवेली के भित्ति चित्रण, सिसोदिया रानी के महलों में भित्ति चित्र और गलता जी के भित्ति चित्र, दीवार पर चित्रों की बात कर रहा हूँ, वही माधो सिंह जी के टाइम पर बने। भाई साहब सवाई प्रताप सिंह जी का नाम जब आता है ना तो मजा आ जाएगा भैया, क्योंकि स्वर्ण काल इन्हीं का काल है। प्रारंभ भले ही सवाई जयसिंह जी के टाइम पर हुई होगी, स्वर्ण काल प्रताप सिंह जी, और प्रताप सिंह जी ने बनवाया था हवा महल, इसीलिए हवा महल का भित्ति चित्रण वो किसके काल में होगा? प्रताप सिंह जी के काल में हवा महल का भित्ति चित्रण होगा, जरूर याद रखना आप लोग अच्छे से। और फिर अगर मैं बात करता हूं आपके राम सिंह जी की, तो राम सिंह जी की खास बात यह है कि इन्होंने आपके 1857 में जब क्रांति चल रही थी उस टाइम की बात है, 1857 में जयपुर में, और इन्होंने किसकी स्थापना की? एक मदरसा, मतलब कि एक स्कूल। कैसा स्कूल? जहां पर व्यक्ति अपना हुनर दिखा सकता हो, तो मदरसा ए हुनरी, ध्यान रख लेना, का निर्माण करवाया। मदरसा ए हुनरी का निर्माण करवा दिया भैया किसने? तो वो राम सिंह जी ने, जिसको वर्तमान में पता है क्या बोलते हैं? तो वर्तमान में इसको अपन बोलते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, इसको वर्तमान में बोलते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जानते हैं, क्राफ्ट्स। आई बात समझ में? तो मदरसा हुनरी बनवाया था इन्होंने 1857 की क्रांति, मतलब जहां पर चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला, ये सारे काम होते थे, तो वहां पर आपके इन्होंने मदरसा हुनरी, अभी इसको बोलते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। और एक ध्यान रखना आप लोग, जयपुर के अंदर ही एक राजा थे जिनका नाम था सवाई जगत सिंह सेकंड, इनके बारे में भी बता देता हूँ। इन्होंने क्या है, अंग्रेजों से संधि की थी, और जब इन्होंने अंग्रेजों से संधि की ना, तो इसीलिए आपके इनके टाइम पर और कौन सा प्रभाव आएगा? आपके कंपनी शैली का प्रभाव, ठीक है ना, जो अपन पढ़ते आ रहे हैं कि भाई कंपनी शैली का प्रभाव, कंपनी शैली जिसको अपन यूरोपियन भी बोलते हैं, तो कंपनी शैली ऑब्लिक यूरोपियन प्रभाव, जयपुर शैली की बात कर रहा है, जयपुर शैली पर ध्यान रखना, कंपनी शैली और यूरोपियन प्रभाव इनके काल में पड़ा था। फटाफट से क्लियर करो भैया, ये आपकी कौन सी शैली खत्म हो गई भाई? तो ये आपकी जयपुर शैली खत्म हो गई। लो साहब, मतलब खत्म, मतलब विशेषताएं वगैरह तो खैर पढ़ेंगे अभी, लेकिन मेन बात थी ना वो अभी खत्म करी मैंने। हाँ जी, क्लियर। तो जयपुर शैली की एक बार मैं सेव कर देता हूँ रे, फिर हाँ मैंने कहा ना दूध का जड़ा छाछ को भी फूक फूक कर पीता है रे, बता दिया मैंने 10 बार तुम्हें। चलिए साहब, इसके बाद में आगे लिख लेते हैं प्रमुख विशेषताएं, खत्म करते हैं जयपुर शैली को भी। प्रमुख विशेषताएं, तो देखो प्रमुख विशेषताओं के अंदर ध्यान देना एक बार आप लोग। प्रमुख विशेषताओं के अंदर नंबर 1, सबसे पहले तो रंग लिख लिया करो ना कि भाई रंग कौन सा है। बोले सर लाल हरा, सारे ही हरे लगभग लगभग, लाल भी है, हरा भी है, केसरिया भी है, बताओ सारे ही रंग हो गए लगभग लगभग, लाल हरा केसरिया, ठीक है ना। फिर बोले सर पशु बता दो नंबर 2, पशु में ध्यान रखना अश्व है, मतलब कि घोड़ा है, अश्व के अलावा और क्या हो सकता है? आपके हाथी हो जाएगा, ठीक है ना। तो पशु में अश्व एवं हाथी आ जाएगा आपके, काहे को दिमाग लगाना रे ज्यादा, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई, अश्व और हाथी लिख लेना जरूर। फिर इसके बाद में तीसरा पक्षी बताओ, तो पक्षी में मोर आ जाएगा, मोर आ जाएगा ध्यान रखना। वृक्ष भी बता दो सर लगे हाथ, ठीक है ना।
तो वृक्ष भी देख लेते हैं अपन यहाँ पर। वृक्ष में आपके क्या आ जाएगा, पीपल, जरूर ध्यान रखना, पीपल, वट, चंदन, ये वृक्ष आपके इसके अंदर आ जाते हैं भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। फिर देखो आप लोग, मैंने बताया था सबसे पहले मुगल प्रभाव आमेर पर, लेकिन अगर आपसे पूछे सर्वाधिक मुगल प्रभाव, तो सर्वाधिक मुगल प्रभाव आपके किस पर पड़ेगा, तो सर्वाधिक मुगल प्रभाव आपके जयपुर पर पड़ेगा भैया। सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव आपके जयपुर पर ही है भैया। ठीक है ना, चलिए साहब, बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? हाँ जी, तो ये अपन ने पढ़ा यहाँ पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव। इसके बाद में देखो आप लोग और क्या क्या बातें आती है भैया। अच्छा एक सेकंड, मैं तो भूल ही गया था, ध्यान रखना। इसके बाद में आपके आ जाएगा नंबर 6, पुरुषों का दाढ़ी मूछ विहीन चेहरा। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, दाढ़ी मूछ नहीं है भैया, पुरुषों का दाढ़ी मूछ विहीन चेहरा, ये भी इसी शैली की विशेषता है। चेहरा तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आप लोग, पुरुषों का दाढ़ी मूछ विहीन चेहरा, और पुरुषों के ऊपर आपके क्या मिलेंगे, चेचक के दाग, चेचक के दाग एवं चोट का निशान। चित्रकारों ने भी क्या जोरदार काम किया है, कहां तक पहुंच गए हैं, चेचक के दाग भी बना दिए और आपके चोट का निशान भी इन्होंने अंकित कर दिया। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिर आदम का चित्रण तो आपको पता ही है, पशुओं की लड़ाई के चित्र आपको पता ही है। एक मैं आपको बता देता हूं भैया, बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में, जिसको आप बैकग्राउंड बोलते हो, पृष्ठभूमि में इन्होंने किसका चित्रण किया है, तो पृष्ठभूमि में उद्यान चित्रण, पृष्ठभूमि में किसका चित्र बनाया भैया, उद्यान चित्रण, ध्यान रख लेना आप लोग, है ना। पृष्ठभूमि में किसका चित्र बनाया आपके, तो पृष्ठभूमि में आपके उद्यान चित्रण आ जाएगा, जरूर याद रखना मेरी बात को, है ना। हाँ जी, एक सेकंड भाई। फिर बोले सर कोई चित्र बता दो इसके अंदर इंपॉर्टेंट, हाँ बिल्कुल बता देता हूं मैं। चित्र कौन कौन से बने, नंबर 1 सबसे पहले तो ध्यान रखना, एक तो ये जरूर पूछता है पेपर में, ये ध्यान सुनना आप लोग, फकीर को भिक्षा देती, फकीर को भिक्षा देती स्त्री, फकीर को भिक्षा देती स्त्री, एक तो ये चित्र बनाए। एक ध्यान रखना, कुरान पढ़ती शहजादी, कुरान पढ़ती शहजादी, कोई राजकुमारी है, मुगल राजकुमारी, कुरान पढ़ रही है। गणगौर की सवारी देखती रानियां, गणगौर एवं तीज, गणगौर एवं तीज की सवारी देखती रानियां, कि रानियां जो है वो गणगौर और तीज की सवारी देख रही हैं, उनका भी चित्र बना दिया भैया इन्होंने। समझ गए मेरी बात को, कमेंट वमेंट करो क्या हुआ, क्लास व्लास तो चल रही है ना, कमेंट करके बताओ फटाफट से। हाँ जी, फटाफट से कमेंट करके बताइए आप लोग। हाँ जी, तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, इनको एक एक को याद रख लेना भैया आप लोग अच्छे से, है ना। हाँ जी, और लड़ाई के चित्र आ जाएंगे तो हाथियों की लड़ाई का चित्र, ये भी ध्यान रखना, हाथियों की लड़ाई, चित्रकार, अगर आपके पेपर में चित्रकार पूछने का वो रखता है ना जयपुर के, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको पक्का ही मिलेगा, ध्यान रखना। एक तो उदय, एक ध्यान रखना कुशला, ये 4 जो लिख रहा हूं वो याद कर जाना, उदय, कुशला, चिमना, हुक्मा, ये 4 याद कर जाना, बस अपना काम खत्म। बाकी मैं बताने को तो बता दूंगा, जैसे जीवन, शालिग्राम, राम सेवक, शालिग्राम, राम सेवक, निरंजन, लेकिन मैंने बोला ना ऊपर वाले 4 याद रख जाना, आपका काम हो जाएगा भैया। ठीक है, हाँ जी, आपका काम हो जाएगा, ये ऊपर वाले 4 नाम याद रखना जरूर, उदय, कुशला, चिमना, हुक्मा। ठीक है ना, चलिए भाई फटाफट से बताइए। ठीक है, हाँ जी, चलिए साहब, बाकी तो एक मैंने लिखा ही दिया ना, कुछ चित्रकार तो साहिब राम वगैरह और ये हैं, एक इसमें गोपाल और याद करना, गोपाल। तो ये आपके कौन सी शैली समाप्त हो जाती है भैया, ये आपके जयपुर शैली भी समाप्त हो जाती है, क्लियर करो भैया फटाफट,
फटाफट क्लियर कीजिएगा आप लोग इसके अंदर। चलिए साहब, तो ये जयपुर शैली समाप्त। लास्ट में पढ़ाऊंगा अलवर, लेकिन उससे पहले मैं उनियारा शैली पढ़ा देता हूँ। दो छोटी शैलियां हैं ना, उनको पहले खत्म करूंगा भैया, जिससे आपको यूं लगेगा लास्ट है अब तो अलवर। मुझे पता है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा क्या मोटिवेशन आ जाता है जब जैसे अपन पहुंच जाते हैं ना, बोले अब तो लास्ट है भैया। अभी कईयों के दिमाग चल रहा है, अरे सर तीज और गणगौर को क्या पतो चले देखने पर, अरे भाई वो नीचे से तीज गणगौर की सवारी निकल रही है, ऊपर से लुगाइयां देख रही है, उसको चित्र बना दिया, ठीक है ना। अभी क्या होता है, अब कईयों को लग रहा है अरे सर अभी कितना कितना आग बचा है सर, तो पहले मैं क्या दो छोटी छोटी पढ़ा दूंगा ना, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा भैया। तो देखो आप लोग, उनियारा शैली, चार बातें लिखेंगे, काम खत्म कर देंगे बस। लो साहब, केवल चार बातें, ठीक है ना। शुरुआत कर दो राजा के नाम से ही शुरुआत कर दो, है ना, कि भाई ये किसके शैली किसके काल में आपके इसका विकास हुआ, तो ये ध्यान रखना, शुरुआत कर दो। यहाँ पर एक राजा थे भैया, सरदार सिंह, ठीक है, राजा सरदार सिंह के काल में क्या होता है आपके, तो राजा सरदार सिंह के काल में आपके विकास होता है, ये याद रखना। राजा सरदार सिंह के काल में आपके क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, सबसे पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात देखो, उनियारा टोंक में पड़ता है ना, नीचे बूंदी है ऊपर जयपुर है, बस। तो लो साहब, टोंक में पड़ता है, नीचे बूंदी ऊपर जयपुर, तो ये ध्यान रखना, जयपुर एवं बूंदी शैली से प्रभावित, जयपुर एवं बूंदी शैली से प्रभावित, तो ये भी ध्यान रखना, जयपुर और बूंदी शैली से प्रभावित है आपके ये। फिर देखो इसके बाद में तीसरी बात, हाँ लग रहा है मुझे पता है तो हाँ, और तीसरी बात देखो, मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूं कि भाई शिकार के सबसे ज्यादा चित्र कोटा में, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर शिकार के चित्रों पर क्या है, प्रतिबंध है, क्योंकि टोंक रियासत ने आपके शिकार पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। राजस्थान की वह रियासत जिसने शिकार पर प्रतिबंध लगाया था आपके टोंक हो जाएगी, इसलिए भैया बंद है। जब आपके शिकार पर ही प्रतिबंध है, चित्र कैसे बनाने देंगे, चित्र कैसे बनाने देंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात, वही चीज यहाँ पर है आपके। फिर उनियारा शैली के अंदर लास्ट में अपन ले लेंगे चित्रकार। उनियारा शैली के अंदर अगर अपन बात करें तो लास्ट में अपन क्या ले लेंगे, तो लास्ट में अपन ले लेंगे आपके चित्रकार। आई बात समझ में, तो थोड़ा सा मैं आपके लिए फटाफट से, ठीक है, लास्ट में अपन लेंगे चित्रकार। और चित्रकार में देखो आप लोग, काशी, सब में बड़ी मात्रा है, देखो आप जोरदार, काशी, धीमा, भीम, सब बड़ी मात्रा वाले हैं। मीर बख्श, एक है जो आपके छोटा सा राम लखन, मीर बख्श और राम लखन, ये आपके चित्रकार हो जाएंगे। तो इसको भी आप लोग फटाफट से क्लियर कीजिए भैया, तुरंत क्लियर कीजिए इसको भी। ये उनियारा शैली खत्म, चिंता काहे करते हो, तो मुझे पता है ना, मुझे पता है भैया तुम काहे को चिंता करते हो, इसीलिए तो मैं फटाफट आपके करवा रहा हूँ अभी ये। हाँ जी, आधी क्लास छूट गई, पीडीएफ अभी डलवा देना प्लीज सर, बिल्कुल डलवा दूंगा, हैंड टू हैंड ही डलवाऊंगा पीडीएफ, तुम काहे को चिंता कर रहे हो। समझ में आई बात यहाँ पर। चलिए साहब, अब अपन बात करेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग। हाँ जी, तो देखो आप लोग इसके अंदर, अब अगर अपन बात करते हैं तो अगली शैली अपने पास में आ जाती है कौन सी, शेखावाटी। अगली कौन सी आ जाएगी आपके, तो अगली अपने पास में आती है शेखावाटी शैली, सेकंड लास्ट है ना ये अपने पास, फिर तो अलवरी बचेगी अपने पास केवल, तो ये शेखावाटी शैली आ जाएगी। समझ लो शेखावाटी, 150 MB लेफ्ट बहुत है, 150 MB तो हाँ गुण करे तो यही काफी है। शेखावाटी शैली पर क्या क्या प्रश्न बनते हैं, सभी का ध्यान इधर, ठीक है ना, कि शेखावाटी शैली अपने आप में क्या क्या प्रश्न बनाती है, उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो देखो आप लोग, ये शेखावाटी शैली है बोले ये काहे की शैली है, हाँ यही तो बात है। तो शेखावाटी शैली के अंदर प्रश्न क्या क्या बनेंगे, एक तो भित्ति चित्रण की प्रधानता, दीवारों पर ही चित्र बने भैया, भित्ति चित्रण, मैं कहूं हवेली चित्रण तो भी चलेगा, हवेलियों की दीवारों पर ही तो चित्र बने,
भित्ति चित्रण या मैं कह सकता हूँ हवेली चित्रण। तो ये भित्ति चित्रण की यहाँ पर क्या है आपके प्रधानता। सबसे पहली बात तो यही याद रखना कि यहाँ भित्ति चित्र प्रधान ही तो है ये, ठीक है। हाँ जी। फिर देखो आप लोग दूसरी बात, ये जो दीवार पर चित्र बने हैं इनका प्रमुख विषय क्या है भैया। जो आपकी दीवार पर चित्र बने हुए हैं ना, कुछ नहीं रहे, अपन जिंदगी जीते हैं ना वही है, जैसे जिंदगी जीते हैं ना वही है अपने। समझ गए मेरी बात को। तो देखो प्रमुख विषय लोक जीवन की झांकी, सामान्य जो जनता का जीवन है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपके आ जाएगा लोक जीवन की झांकी, लोक जीवन की झांकी, ध्यान रखना आप लोग। फिर रंग कौन सा काम में लिया है भैया, तो रंग भैया लो साहब प्रमुख रंग, तो रंग आपके कौन सा हो जाएगा, तो रंग हो जाएगा नीला। सबसे ज्यादा नीला रंग ही मिलेगा भैया यहाँ पर। कौन सा रंग मिलेगा सबसे ज्यादा, नीला रंग ही मिलेगा, ध्यान रख लेना। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो भित्ति चित्रण है ना, मैंने बताया था अरायश पद्धति तो काम में ली है, लेकिन उस भित्ति चित्रण की पद्धति को शेखावटी में क्या कहते हैं पता है, पणा। शेखावटी में कहते हैं उसको पणा, बताया था मैंने आपको। फिर इसके बाद में आपके क्या आ जाएगा, आपके आ जाएगा इसके ऊपर किसका प्रभाव देखने को मिलेगा, तो भैया कंपनी शैली। किसका प्रभाव देखने को मिलेगा, कंपनी शैली या यूरोपियन प्रभाव आपको शेखावाटी शैली पर भी देखने को मिलेगा, ये भी ध्यान रख लेना। कंपनी शैली या यूरोपियन प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कंपनी शैली का प्रभाव, ये भी याद रखना आप लोग। आई बात, एक एक प्रश्न है ये तो सारे। फिर ऐसे ही याद रखना आप लोग, ये जो शेखावाटी शैली है इसको एक फ्रांसीसी द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, और उस फ्रांसीसी का नाम क्या था, नादिन ला प्रिंस, जरूर ध्यान रख लेना, नादिन ला प्रिंस। फ्रांसीसी जिसका नाम क्या है आपके, नादिन ला प्रिंस। तो ये भी याद रखना कि एक फ्रांसीसी था जिसका नाम क्या है आपके, नादिन ला प्रिंस। तो ये जो नादिन ला प्रिंस है ना, इस नादिन ला प्रिंस द्वारा और आपके इसको क्या किया गया, संरक्षण प्रदान किया गया। जो नादिन ला प्रिंस है उसके द्वारा क्या किया गया, संरक्षण प्रदान किया गया। अब शेखावाटी के चित्रों को देखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप रास्ते चलते भी देख सकते हो भैया। अगर आप रास्ते चलते देख सकते हो ना, तो मेरी बात को सुनना, कोई अलग से पैसा थोड़ी लग रहा है आपके। इसीलिए ध्यान रखना, शेखावाटी को क्या कहते हैं पता है, शेखावाटी को कहते हैं राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी। ये जो आपकी शेखावाटी है ना, इस शेखावाटी को पता है क्या कहेंगे, तो इसको अपन कहते हैं, शेखावाटी को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं, जरूर याद रखना। क्या कहते हैं भैया, ओपन ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। आपके अलग से कोई वो नहीं, रास्ते चलते देख सकते हो, ओपन है, ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। तो ये जरूर याद रखना कि शेखावाटी को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। और एक बात और सुन लो, कभी घूमने जाओ उदयपुर वाटी, तो आपके जो उदयपुर वाटी है उसमें ध्यान से सुन लेना, उदयपुर वाटी में एक छतरी है, वहां पर जोगीदास की छतरी, उदयपुर वाटी में जोगीदास की छतरी है। उस जोगीदास की छतरी के भित्ति चित्र बड़े फेमस है भैया। तो जो आपके जोगीदास की छतरी है उसके आपके भित्ति चित्र क्या हैं, तो उसके भित्ति चित्र आपके प्रसिद्ध हैं। और अगर पूछे कि उन भित्ति चित्रों का चित्रकार कौन है, तो उसका नाम है देवा। जो भित्ति चित्र है ना उनका चित्रकार आपके कौन है, देवा। लो साहब शेखावाटी भी फटाफट से क्लियर कर लो भैया, तुरंत शेखावाटी शैली भी क्लियर कर लीजिए आप लोग तुरंत। तो ये आपके शेखावाटी शैली हो जाएगी, ठीक है ना। हवेली चित्रण जरूर याद रखना आप लोग। ये हवेली चित्रण जो आपके ये कब से प्रारंभ हुआ था, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से आपके हवेली चित्रण आया था, जो 20वीं शताब्दी तक चला है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ध्यान रख लेना आप लोग, और 20वीं शताब्दी के मध्य तक अपन मान लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, और 1900 यूं लिख लेना, 19वीं शताब्दी में प्रारंभ। हवेली चित्रण कौन सी शताब्दी में प्रारंभ हुआ, तो आपके 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। चलिए साहब ये भी काम अपने खत्म। हाँ बिल्कुल, वो आला गीला जो है ना उसी को पणा बोलते हैं भैया। और आखिरी जो अपने पास में आती है वो कौन सी आ जाएगी, फटाफट से कमेंट करके बताओ। लो साहब तुम्हारे दिलों की जो तमन्नाएं थी वो पूरी हो गई है, बताओ आखिरी शैली कौन सी लेनी है, मुझे ये बताओ। तुम जो कहोगे वही ले लेंगे, बताओ।
कमेंट करके बताओ फटाफट से। और लो साहब आपके आखिरी शैली की तरफ बढ़ते हैं, और आखिरी शैली जो आती है ना वो है अलवर शैली। थक गए होंगे तुम चित्रकला पढ़ते पढ़ते अब तो, ठीक है ना। इसको आज ही पढ़ लेना, और आज ही मैं पीडीएफ डलवा दूंगा अभी, है ना। तो अलवर शैली भैया आज ही मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, और तुम आज ही पढ़ लेना बस। ये थोड़ा सा याद रखना बस तुम तो। एक बार तुमने अच्छे से रिवीजन कर लिया ना तब तो तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं तो गए तुम गत्ते से भैया। तो देखो अच्छे से समझना अलवर शैली। सबसे पहले तो अलवर शैली में कौन कौन से राजाओं की बात करनी है वो देखो आप लोग। सबसे पहले तो आपके आ जाएंगे प्रताप सिंह। अलवर के संस्थापक यही माने जाते हैं ना, प्रताप सिंह नरूका। नरूका शाखा ही तो थी आपके यहाँ पर, तो प्रताप सिंह नरूका आ जाएंगे। फिर आपके आएंगे भक्तावर सिंह, ठीक है ना, भक्तावर सिंह आ जाएंगे आपके। तो सबसे पहले तो आपके आ जाएंगे कौन, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के बाद में कौन आएंगे भाई, भक्तावर सिंह। भक्तावर सिंह, भक्तावर सिंह के बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट विनय सिंह, महाराजा विनय सिंह आ जाएंगे। महाराजा विनय सिंह, विनय सिंह जी के बाद में देखो आप लोग शिवदान सिंह। अलवर के अंदर ही आ जाते हैं आपके कौन, शिवदान सिंह। और लास्ट में मंगल सिंह। अरे मंगल सिंह जोरदार आदमी है भैया। अजमेर में जो मेयो कॉलेज खुला था ना, मेयो कॉलेज, उसके पहले स्टूडेंट थे आपके, ठीक है ना। अलवर में जो मेयो कॉलेज खुला था ना उसके पहले स्टूडेंट थे आपके कौन, तो वो थे आपके मंगल सिंह जी। चलो खत्म करते हैं ना, तो काहे को थक रहे हो, तो प्रेस प्रेस से प्रताप सिंह और प्रेस से प्रारंभ। ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। आई बात समझ में। दो चित्रकार इनके काल में आए थे, शिव कुमार और डालू राम। इन्हीं के टाइम की बात है कि जयपुर से एक तो कौन आए थे, शिव कुमार। शिव कुमार और एक कौन आए थे, डालू राम। तो जयपुर से एक तो आपके शिव कुमार और एक डालू राम चित्रकार आए। कहां से आए थे भाई, जयपुर से। कहां आए, अलवर में आए थे। तो ये कौन सी शैली हो जाएगी। सर प्रजामंडल का सेकंड वीडियो सही से प्ले नहीं हो रहा है, क्या दोबारा डलवाओगे क्या प्लीज। क्यों नहीं हो रहा भाई, आप ही के नहीं हो रहा या बाकी भी कमेंट करके बताओ एक बार। हाँ जी, बाकी भी कमेंट करके बताओ, देखें एक बार, क्या आप ही के नहीं हो रहा या किसी के ही नहीं हो रहा भाई, फटाफट से बताओ। हाँ जी, चलिए साहब। अब इसके बाद में देखो आप लोग, इसके बाद में आपके आ जाएगा क्या, बख्तावर सिंह। तो ये जरूर याद रखना, बख्तावर सिंह के टाइम पर क्या है, बख्तावर सिंह के टाइम पर एक तो ये बात निकल करके आती है कि ये जो अलवर शैली है ना, इस अलवर शैली का मौलिक स्वरूप, अलवर शैली का मौलिक स्वरूप प्रकट हुआ किसके काल में, तो ये ध्यान रखना भक्तावर सिंह के काल में अलवर शैली का मौलिक स्वरूप देखने को मिलता है। छोड़ो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आई बात समझ में। जरूर ध्यान रखना शीश महल, जो आपके शीश महल है ना, और ये शीश महल कहाँ है, राजगढ़। अलवर में एक जगह पड़ती है आपके राजगढ़, आई बात समझ में। तो ये जो शीश महल है, इस शीश महल के भित्ति चित्र, दीवार पर जो चित्र बने हैं वो शीश महल के भित्ति चित्र। ये जरूर ध्यान रखना। और एक जोरदार चित्र पता है क्या बना है, हाँ जी, एक जोरदार चित्र बना है, और वो ध्यान से सुनो आप लोग अच्छे से। जो जोरदार चित्र बना है वो आपके जंगल में साधु संतों से वार्ता करते और आपके महाराजा का चित्र बना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये याद रखना कि इनके अंदर आपके भक्तावर सिंह जी क्या कर रहे हैं, जंगल में साधु संतों से वार्ता कर रहे हैं। तो जंगल में साधु संतों से वार्ता करते महाराजा का चित्र बनाए, ये जरूर ध्यान रखना। जंगल में साधु संतों से वार्ता करते, किसका चित्र बनाए भैया, महाराजा का चित्र बनाए, ये ध्यान रखना। किसके काल में बना है भैया, तो ये ध्यान रखना, ये आपके, ये दो बातें जरूर याद रखना, शीश महल के भित्ति चित्र और जंगल में साधु संतों से वार्ता करते महाराजा का चित्र, ये भक्तावर सिंह जी के काल में बनाए। फिर विनय सिंह जी देखो आप लोग, विनय सिंह जी के टाइम पीरियड को सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि भाई साहब इनके काल को कहते हैं स्वर्ण काल, और इनके बारे में सुन लेना आप लोग अच्छे से, स्वर्ण काल। स्वर्ण काल के साथ ही विनय सिंह जी की एक खास बात भी आपके यहाँ पर आती है, और विनय सिंह जी की खास बात क्या आती है, इनके काल में प्रमुख चित्रकार, विनय सिंह जी के काल में अपन बात करते हैं
कि प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो दो का नाम विशेषकर यहाँ पर आता है आपके, ठीक है ना। एक चित्रकार तो आपके कौन हो जाएगा, वो देखो आप लोग, एक मिनट भाई, ठीक है ना। तो देखो प्रमुख चित्रकार के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो इनके टाइम पर दो चित्रकार थे, एक तो आपके बलदेव, एक तो कौन है, बलदेव, जरूर याद रखना, और दूसरे का नाम है गुलाम अली। एक तो बलदेव और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, गुलाम अली। तो बलदेव और गुलाम अली आपके, इन दोनों ने क्या किया कि बलदेव और गुलाम अली ने, जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके विनय सिंह जी, कि बलदेव और गुलाम अली ने अपने एक शेख सादी, एक राइटर है भैया शेख सादी, उन शेख सादी की एक रचना है, ध्यान रखना, जिसका नाम है गुलिस्ता। शेख सादी की रचना का नाम क्या है, गुलिस्ता। और इस गुलिस्ता पर चित्र बनाए, गुलिस्ता पर चित्र बनाए थे किसने, तो ये आपके बलदेव और गुलाम अली ने बनाए थे। शेख सादी की रचना गुलिस्ता पर, ये जरूर ध्यान रखना आप लोग, शेख सादी ने लिखी गुलिस्ता, गुलिस्ता पर चित्र बनाए बलदेव और गुलाम अली ने, ठीक है, ये याद रख लेना। और इसके अंदर कहते हैं सोने चांदी की शाही का प्रयोग किया, जवाहराती शाही बोल सकते हैं अपन इसको, सोने चांदी मतलब जवाहराती, तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर जवाहर, सोने चांदी के जो होते हैं ना, तो वो कहा जाता है जवाहराती शाही का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया इन्होंने, तो इसमें आपके जवाहराती शाही का प्रयोग किया, जरूर याद रखना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड भैया, ये फोन खा गए रे एक तो, हाँ ये नहीं जीने दे भैया, आई बात समझ में, चलिए साहब। तो देखो आप लोग इसके बाद में, तो ऐसा कहते हैं कि विनय सिंह जी ने खुद ने बलदेव से चित्रकारी सीखी थी। शिवदान सिंह, शिवदान सिंह के काल की बात करता हूं, तो एक तो ये ध्यान रखना कि इनके काल में काम शास्त्र पर चित्र बने, क्या काम शास्त्र पर चित्रण हुआ था, तो ये जरूर याद रख लेना आप लोग, किस पर चित्रण हुआ, काम शास्त्र पर। काम शास्त्र मतलब कि इनके काल में किसके चित्र बने, वैश्या। अरे भैया ये जरूर याद रखना, अलवर शैली की प्रमुख विशेषता है वैश्या चित्रण, अलवर शैली में वैश्याओं पर चित्र बने हैं। इसीलिए तो अपन ध्यान दें कि यहाँ पर आपके सौंदर्य के स्थान पर किसका वर्णन किया, सौंदर्य के स्थान पर फूहड़ता देखने को मिलती है, सौंदर्य के स्थान पर फूहड़ता का चित्रण हुआ है भैया, सौंदर्य के स्थान पर फूहड़ता का चित्रण देखने को मिला है शिवदान सिंह के काल में, जरूर याद रखना भैया आप लोग, वैश्या चित्रण देखने को मिला है। आई बात समझ में, चलिए साहब, बिल्कुल बिल्कुल मैं देख लूंगा एक बार, है ना, हाँ ठीक है, मैं वो देख लूंगा, है ना, प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा, वो याद करनी पड़ेगी चीजें अब, क्योंकि छोटी मोटी चीजें मैंने, जो बड़े थे वो मैंने समझा दिए थे, छोटे मोटे आपको याद ही करने पड़ेंगे भाई। फिर देखो आप लोग मंगल सिंह, मंगल सिंह के काल में चित्रकार थे, एक तो उदयराम, मंगल सिंह के काल में एक तो कौन सा चित्रकार है, उदयराम, ध्यान रखना। और एक आपके जिसका नाम आता है मूलचंद, ये मूलचंद तो भूल ही मत जाना भैया आप, जरूर याद रखना, क्योंकि मूलचंद जो है इसने क्या किया था, हाथी दांत पर चित्र बनाए थे। ये जो मूलचंद है इसने आपके क्या किया, तो इसने आपके हाथी दांत पर चित्र बनाए। फटाफट से इसको क्लियर कर लो, फिर इसकी विशेषताएं और चित्रकार बता करके चैप्टर को खत्म करते हैं। लीजिए साहब, इसने हाथी दांत पर चित्र बनाए थे मूलचंद ने, ध्यान रखना, मंगल सिंह जी के टाइम पर। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, अलवर शैली के चित्रकार देखते हैं एक बार, है ना, कि अलवर शैली में कौन कौन से चित्रकार हैं, वो विशेषकर अपने को याद होने चाहिए भाई। तो देखिएगा आप लोग अलवर शैली के चित्रकार और उसके बाद में विशेषताएं देखेंगे, है ना। चलिए भैया खत्म करते हैं चैप्टर को। तो एक तरफ तो आपके चित्रकार, ध्यान देना भैया चित्रकार के बारे में। एक तो मैं इसको कैसे याद करता हूं सुनो, मैं इसको याद करता हूं आपके कि शालिग्राम छोटे बंजा, शालिग्राम छोटे बंजा, ध्यान रखना आप लोग, क्या आ जाएगा, शालिग्राम छोटे बंजा,
जरूर याद रख लेना मेरी बात को यहाँ पर। एक सेकंड भैया, इसमें क्या एक कंफ्यूजन है, मैं एक चेक करूंगा पहले, है ना, फिर मैं आपको एक चीज बताऊंगा इसके अंदर। तो यहाँ पर आपके आ जाता है एक मिनट रुकिएगा भैया आप, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अपन सही है। शालिग्राम छोटे बन जा। अब देखो आप लोग यहाँ पर, शालिग्राम से तो क्या बनेगा भैया, शालिग्राम ही बन जाएगा। ये जो शालिग्राम है इससे तो क्या बनेगा, शालिग्राम ही बनेगा। छोटे से छोटे लाल, छोटे लाल ध्यान रखना। ब से बनेगा बक्साराम, ब से क्या बनेगा, बक्साराम। न से बनेगा आपके नंदलाल भी ले सकते हो आप लोग, ध्यान रखना। न से क्या बन जाएगा, नंदलाल भी ले सकते हो, या नंदराम बोलते हैं वैसे तो। और एक मैं आपको बता दूं नानग्राम। बोले सर ये नानग्राम तो वहां भी तो था। अरे ये नानग, ये नानग है, वो नानक था, ध्यान रखना। ये नानक है, वो नानक था। दोनों में किशनगढ़ में कै, कैसे किशनगढ़, ये जरूर ध्यान रख लेना। कैसे क्या बनेगा आपके, तो कैसे बनेगा आपके किशनगढ़, जरूर याद रख लेना आप लोग। समझ गए मेरी बात को। और एक आपके आ जाएगा जमुना दास। क्या आ जाएगा आपके, जमुना दास। क्योंकि ये चित्रकार आपके राजस्थान बोर्ड की बुक में दिए गए हैं, और ये चित्रकार ऐसा बताया गया है किसके टाइम पर थे, बलवंत सिंह के टाइम पर। ऐसा कहते हैं कि ये आपके बलवंत सिंह के समय थे। ये जो नाम दिए गए हैं ना, ये सारे के सारे चित्रकार आपके किसके टाइम पे थे, तो ये बलवंत सिंह जी के टाइम पर थे। कुछ आपके ऐसे भी बताए हैं जो जयसिंह जी के टाइम पर थे, ठीक है ना। हालांकि जयसिंह जी के टाइम पर वाले अपने को इतना याद करने की जरूरत ही नहीं है भैया, ध्यान रखना। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, पूछता इन्हीं में से है, ठीक है ना। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, राम सहाय, राम नाम के हैं सारे के सारे। राम सहाय है, राम गोपाल है, ध्यान रखना। राम प्रसाद है, राम प्रसाद है, और जगमोहन है। राम प्रसाद है और जगमोहन है, ध्यान रखना। बस ये थोड़ा सा देखना, राम साहब नेपालिया नाम है। ये अपने किसके टाइम पर है, ये अपने जयसिंह जी के टाइम पर, जयसिंह के समय थे ये, अलवर के राजा जो जयसिंह थे उनके टाइम पर। आखिरी और लास्ट में बात करता हूं विशेषताएं। विशेषताएं देखो आप लोग इधर, विशेषताओं के अंदर बात करूं, नंबर 1, उज्जवल एवं चिकने रंगों का प्रयोग। उज्जवल गलत लिखा है वैसे मैंने, ये होता है उज्जवल। उज्जवल एवं चिकने रंगों का प्रयोग, ऑयल पेंट्स, उज्जवल एवं चिकने रंगों का प्रयोग, जरूर याद रखना सबसे पहली बात तो। और उज्जवल एवं चिकने रंगों का प्रयोग, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, हरा रंग सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। कौन सा रंग ज्यादा मिलेगा, हरा रंग। कमेंट करके बताओ भैया चल रही है कि नहीं। तुम्हें एक तो क्या कमेंट नहीं करते ना, फिर यूं लगता है कि पता नहीं क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। फटाफट से कमेंट करके बताओ तुरंत। हाँ जी, नंबर 2 पर ध्यान रखना आप लोग। नंबर 2 पर आपके आ जाएगा कि जो अपना हाशिया होता है ना, हाशिया, हाशिया मतलब कि जो अपने जैसे एक कॉपी होती है, इस कॉपी में ये हाशिया होता है, तो हाशिए में बेल बूटे बनाना, हाशिए में बेल बूटे बनाना, तो ये भी याद रखना। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि बेल बूटे मतलब आपने बॉर्डर बनाई है, इसीलिए सर्वाधिक बसलो, बसलो को अपन बोलते हैं बॉर्डर, सर्वाधिक बसलो, बसलो को अपन क्या बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा आपके बॉर्डर का चित्रण भी यहीं पर हुआ है। आई बात समझ में। नंबर 4, ये तो जरूर याद रखना, वैश्या चित्रण, वैश्या चित्रण, ऐसे ही ध्यान रखना। योगासन चित्रण, क्योंकि अलवर शैली के अंदर योगासन चित्रण भी आपको बहुत देखने को मिलेगा, इसीलिए तो अलवर शैली को कहते ही क्या है, योगासन चित्रण की शैली कहते हैं। अलवर शैली को क्या कहते हैं भैया, योगासन चित्रण की शैली कहते हैं। आई बात समझ में। नंबर 6, नफीरी, नफीरी बोलते हैं अपन शहनाई को, ध्यान रखना। नफीरी बोलते हैं अपन शहनाई को, तो नफीरी वादन का चित्रण, नफीरी वादन का चित्रण, ये भी अलवर शैली में मिलेगा। और देखो आप लोग, नंबर 7, पुरुषों का चेहरा किसके समान है, पुरुषों का चेहरा आम की तरह है, पुरुषों का चेहरा आम की आकृति में, ये भी इसी शैली की विशेषता है कि पुरुषों का चेहरा आपके किसकी आकृति में है। कहीं भी नहीं पढ़ा ना अपन ने कि पुरुषों का चेहरा, हाँ बसलो बॉर्डर बोलते हैं, तो ध्यान रखना पुरुषों का चेहरा आम की आकृति में है। और एक विशेषता यहाँ पर लिखता हूं, इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा किसका, जिम का प्रभाव पड़ेगा, ध्यान रखना। आई बात समझ में, जिम का प्रभाव। अरे बोले सर ये जिम क्या है, तो देखो आप लोग जिम क्या होता है। जिम है आपके एक तो जयपुर, जयपुर के साथ में ईरानी,
प्लस मुगल, प्लस मुगल। तो ये ध्यान रखना, इसके ऊपर आपके जिम का प्रभाव देखने को मिलेगा। क्लियर करो भाई, एक छोटा सा फोन। दो मिनट बस है ना। हाँ, 2 ही मिनट में फ्री हो रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, 2 ही मिनट में फ्री हो रहा हूँ ना। ठीक है, जो साहब अपने चित्रकला की जितनी भी शैलियां थी ना, वो मैंने यहाँ पर क्या कर दी, आके समाप्त कर दी है ना। और इसके बाद में मैं एक चीज आपके लिए डाल देता हूँ भाई, तो वो आप लोग देख लेना। अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं, तो ये मैंने आपके यहाँ पर कुछ चीजें एक बार मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा, कि भाई जो अपने राजस्थान के अंदर आधुनिक चित्रकार है ना, उनके बारे में मैंने यहाँ पर बताया कि राजस्थान के आधुनिक चित्रकार जो हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया, जिससे आप लोग इनको अच्छे से पढ़ सको। क्योंकि आधुनिक चित्रकार भी पेपर में पूछ लेता है, आप देखना पुराने पेपर उठा के। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको तो जरूर ये पता होने ही चाहिए भैया, उनके पूछ सकता है ये वाली चीजें। तो देखो आप लोग, आधुनिक चित्रकार सबको दिख रहा होगा वैसे तो। मैं एक बार तुरंत रीडिंग लगा देता हूँ केवल, तो आप लोग देखो। सबसे पहले राम गोपाल विजयवर्गीय, ग्वालियर सवाई माधोपुर के हैं। कहते हैं कि सबसे पहले एकल चित्र प्रदर्शनी अगर किसी ने लगाई थी, तो सबसे पहले एकल चित्र प्रदर्शनी लगाने वाले कौन थे, तो वो आपके राम गोपाल विजयवर्गीय थे। प्रश्न यही बनता है केवल। 1984 में इनको अच्छा अच्छा कोई धीमी आ रही है। ओके ओके ओके, देखो आप लोग इधर आधुनिक चित्रकार बता रहा हूँ, राम गोपाल विजयवर्गीय भैया, ग्वालियर सवाई माधोपुर के हैं। सर्वप्रथम एकल चित्र प्रदर्शनी लगाने वाले थे, इंपोर्टेंट है ध्यान रखना। 1984 में पद्मश्री मिला था। प्रमुख चित्र इनका अभिसार निशा है और प्रमुख विषय नारी है। हालांकि ये तो नहीं, लेकिन ये याद रखना जो मैं कह रहा हूं आप लोगों को, कम से कम ये याद रखना। सबसे पहले एकल चित्र प्रदर्शनी लगाने वाले गोवर्धन लाल बाबा कांकरोली राजसमंद के, याद रखना। भीलों का चितेरा कहते हैं इनको। ये पूछता है भीलों का चितेरा कौन, जिन्होंने भीलों पर सबसे ज्यादा चित्र बनाए। परमानंद चोयल कोटा के हैं, भैंसों का चितेरा कहते हैं। भैंसों पर सबसे ज्यादा चित्र बनाए परमानंद चोयल ने, और फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट भी इनको कहा जाता है। जगमोहन माथोडिया सबसे ज्यादा कुत्तों पर चित्र बनाए, इसलिए श्वान का चितेरा कहते हैं। 5000 कुत्तों पर चित्र बना डाले, बताओ 5000 कुत्तों पर चित्र बना दिए इन्होंने। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले एकल चित्र प्रदर्शनी लगाने वाले रामगोपाल विजयवर्गीय। अगर अपने से पूछे कि भीलों का चितेरा कौन, तो भैया भीलों का चितेरा हो जाएगा आपके गोवर्धन लाल बाबा। परमानंद चोयल को कहते हैं आपके भैंसों का चितेरा। जगमोहन माथोडिया को कहते हैं आपके कुत्तों का चितेरा। ध्यान रख लेना, समझ गए मेरी बात को। इसके बाद में आगे देखो, फिर बूढ़ सिंह शेखावत। बूढ़ सिंह शेखावत बीकानेर के हैं। गांव का चितेरा इनको कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? गांव का चितेरा। सौभाग्यमल गहलोत पक्षियों के घोंसलों पर चित्र बनाते हैं, इसलिए नीड का चितेरा। तो देखो आप लोग, भैंसों का चितेरा कौन? आपके गोवर्धन लाल बाबा। कुत्तों का कौन हो जाएगा? श्वान का जगमोहन माथोडिया। भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल। गांव का चितेरा बूढ़ सिंह शेखावत। नीड का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत। बालों का चितेरा अनिल सेन। 2 बार लिम्का बुक रिकॉर्ड में नाम भी आया है, अनिल सेन है अपने, अनिल सेन जी, जिन्होंने आपके बालों पर चित्र बनाए हैं। ठीक है। वीरबाला भावसार, रेत की चितेरी बोलते हैं, बांसवाड़ा की है ये, रेत पर चित्र बनाने वाली रेत की चितेरी। और आखिरी बात करते हैं अपन, देखो आप लोग, इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएंगे? देवकी नंदन शर्मा। सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रकृति पर चित्र बनाया ना, तो वो देवकी नंदन शर्मा ही है भैया। सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रकृति पर आधारित चित्र बनाए हैं तो वो कौन है आपके? तो वो आपके देवकी नंदन शर्मा ही हैं, जिन्होंने प्रकृति पर सबसे ज्यादा चित्र बनाए हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट। मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट इनको कहा जाता है, ध्यान रखना। ज्योति स्वरूप कच्छावा सर्वाधिक जंगल पर चित्र बनाए, और इनके चित्र इनर जंगल के नाम से मिलते हैं। सबसे ज्यादा जंगल पर चित्र बनाने वाले यही हैं, इनके चित्र मिलते हैं इनर जंगल के नाम से। कुंदन लाल मिस्त्री आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक, जिन्होंने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया, और इन्हीं को देख करके रवि, जो आपके केरल के राजा रवि वर्मा हैं, उन्होंने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया। उनको कहते हैं आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक, या आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक। कुछ प्रश्न मैंने लिखवाए। जैन लघु चित्रकला के जादूगर कैलाश चंद शर्मा, राजस्थान के एकमात्र चित्रकार जिनके चित्रों को जापान के फुका का म्यूजियम में, जापान में ऐसे ही नाम होते हैं,
फुका को म्यूजियम में स्थान दिया गया, सुरजीत कुमार चोयल। पेड़ बोलते हैं नामक रचना पर 32 रेखा चित्र बनाने वाले लालचंद मारोठिया। धौलपुर से संबंधित चित्रकार जिन्हें फॉल ऑफ बर्लिन कहा जाता है, श्रीमती प्रतिभा पांडे। तो ये छोटे प्रश्न है। फॉल ऑफ बर्लिन, श्रीमती प्रतिभा पांडे। लालचंद मारोठिया पेड़ बोलते हैं पर चित्र बनाए। फुका को म्यूजियम में जगह मिली, सुरजीत चोयल। जैन लघु चित्रकला के जादूगर, कैलाश चंद्र वर्मा। ध्यान रख लेना। तो ये मेरी तरफ से आपके चित्रकला का चैप्टर क्या हो गया भैया, समाप्त हो गया। काफी और बड़ा चैप्टर भी था, अपन ने क्लियर कर लिया। कल एक नया चैप्टर उठाएंगे अपन। तो आज अपन इतनी बात करते हैं, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हो भैया, ना। ठीक है, चलिए साहब, कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए आप लोग। तो मैं इसको तो सेव कर देता हूं, नहीं तो वही अपना। हाँ जी, चलिए साहब, तो आज अपन इतनी बात करते हैं, फिर मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।